ओके, सो फाइनली वी आर लाइव। हम लोग लाइव हैं अभी जीएस पढ़ने के लिए। चलिए, यस, कई लोग सरप्राइज हो सकते हैं कि सर फार्मेसी भी पढ़ाते हैं, सर जीएस भी पढ़ाते हैं। मैं जबरदस्त आपको जीएस पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, सो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं कि मैं क्यों ज्ञान बांट रहा हूँ जीएस में, क्योंकि मैंने सिविल सर्विसेज का एग्जाम भी स्टेट का भी दिया है, उसको भी क्वालिफाई किया है। यूपीएससी का भी मैंने यूपीएससी का भी एग्जाम दिया है सिविल सर्विसेज का। मेंस तक पहुंचा हूं, इंटरव्यू तक पहुंचा हूं, तो मुझे एक्सपीरियंस है, काफी अच्छा है, जीएस का एक्सपीरियंस है। उस बेसिस पर आपको ज्ञान बांट रहा हूं, ठीक है। तो अगर कहीं पर थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हो जाए, कुछ ज्यादा ऊपर नीचे हो, थोड़ा बहुत निकल जाए कुछ, तो आई एम रियली सॉरी, बट मैं आपको बेस्ट पढ़ाने की कोशिश करूंगा। आपने जो हिस्ट्री कभी नहीं पढ़ी होगी उसमें भी इंटरेस्ट आपको जग जाएगा पढ़ने के लिए। तो चलिए, आज हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, नई शुरुआत करते हैं। जरा मैं देख लूं सब कुछ ठीक है यहाँ पर। इज एवरीथिंग ऑल राइट? यस, ठीक है। फटाफट आप जरा बता दीजिए सब कुछ ठीक है। इज ऑडियो वीडियो एवरीथिंग फाइन? जबरदस्त हिस्ट्री हम लोग पढ़ने वाले हैं, आप भी याद रखोगे, किसी ने पढ़ाया था, ठीक है। कि फार्मेसी में भी कोई ऐसे बंदे हैं जो जीएस बहुत तगड़ा पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो उसका इनिशिएटिव मैंने लिया है, तो डेफिनेटली आपको अच्छा मैं पढ़ाने वाला हूं। यस, फाइन सर, ओके, ठीक है। जयेश जी, शिवांशु जी, थैंक यू सो मच सर। ओके, चलिए एक मिनट रुकिए जरा, मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाऊं थोड़ा सा। यस, तो आज जो सेशन होने वाला है, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री एंड ओवरव्यू। इसके बाद जो लेक्चर्स आएंगे धीरे धीरे करके एक एक करके आएंगे, बहुत बारीक चीजें भी मैं आपको सिखाऊंगा। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिविल सर्विसेज की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ लोग एसएससी वगैरह के भी देते हैं, कुछ लोग डीआई वगैरह का। तो जब गुजरात डीआई का हम पढ़ते हैं तो उसमें 100 नंबर का पूरा जीएस है। इट मींस जनरल स्टडीज इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बिल्कुल वो घुस घुस के सवाल आपसे पूछने वाले हैं, फैक्चुअल सवाल भी पूछने वाले हैं। तो यहां पर तो वो यूपीएससी और सिविल सर्विसेज का लेवल जरूरी नहीं है, बट गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन इसको करा रहा है, सो डेफिनेटली पीसीएस लेवल तक के आप जनरल स्टडी क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि हिस्ट्री आखिर क्यों। जवाब हम समझते हैं कि इतिहास क्यों, आखिर हिस्ट्री क्यों, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं इतिहास। तो आप बने रहिए, बेहतरीन तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूं, मेरी बात ध्यान से सुनते रहो, लिखते भी रहिएगा। सो इतिहास हम पढ़ रहे हैं, तो आखिर हमारे ड्रग इंस्पेक्टर में इतिहास हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, हमसे ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स क्यों पूछी जा रही है, व्हाई देयर इज अ रीजन। क्योंकि इतिहास, हिस्ट्री मींस स्टडी ऑफ द पास्ट, पीछे की जो चीजें हुई हैं उसको पढ़ना। अभी मेरे फादर और मेरे इसी चीज में तकरार हो जाती कभी कभी। वो कहते क्या तुम गड़े हुए मुर्दे उखाड़ रहे हो, बताओ क्या फायदा होने वाला, बाबर कहाँ गया, अकबर कहाँ गया, उससे क्या फर्क पड़ता है, हमें जिंदगी हमारी चल रही है ना। उनको नहीं लॉजिक समझ में आता है कि क्यों पढ़ते हैं। सिविल सर्विसेज वाला इतना क्यों परेशान रहते हैं, यूपीएससी क्यों इतना हिस्ट्री के पीछे पड़ा रहता है। बिकॉज यू आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आप एज ए ड्रग इंस्पेक्टर बन रहे हैं, गुजरात के किसी जिले में आप नियुक्त होने वाले हैं। सो यू आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ सिस्टम। शासन कैसे चलता है, प्रशासन कैसे चलता है, कैसे रूल ऑफ लॉ होता है, वो सब कुछ आपको डील करना पड़ेगा। रूल ऑफ लॉ के लिए पुलिसिंग सिस्टम है, आईपीएस वहां के हैं, जिले के एसपी साहब, ठीक है। आपको क्या है, क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेशन के हिस्सा बनने जा रहे हैं, आप शासन प्रशासन का हिस्सा बनने जा रहे हैं, आप एक वहां के पॉलिसी मेकर्स का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो जैसे जिले का डीएम है, एसडीएम है, आप देखिए अपने तहसील के, क्यों इनको हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी पढ़ाई जाती है, क्योंकि वो उस जिले के राजा है, शासन करना है, प्रजा है, वहां पे डिसीजंस लेना है। और ज्योग्राफी क्यों पढ़ाई जाती है, क्योंकि अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशन में, कहीं पहाड़ी एरिया, कहीं दलदल एरिया। आप देखिए रन ऑफ कच्छ, आप देखिए कच्छ वाला एरिया अलग है गुजरात का, राजस्थान से सटे हुए बॉर्डर अलग है। तो ज्योग्राफी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अभी मैं एक एक करके बात कर रहा हूं, अभी मैं पहले आपको ये कन्विंस कर लूं, समझा लूं कि हिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हो। बिकॉज यू आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ सिस्टम। तो शासन कैसे चलता है, प्रशासन कैसे काम करता है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है, रूल ऑफ लॉ क्या है, वो सारी चीज आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, हम पिछली बातें क्यों पढ़े कि भाई अकबर ने क्या किया, बाबर ने क्या किया, और दिल्ली सल्तनत ने किया, अशोका अशोका को महान क्यों बोला गया, अकबर को महान क्यों बोला गया, कुछ तो उन्होंने किया होगा ना, कुछ तो ऐसा किया होगा जिनको बेसिस पर हम महान बोल रहे हैं। तो हिस्ट्री हम क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि पिछले जो चीजें हुई हैं उनसे हम सीख ले सकें, और जो उन्होंने अच्छी पॉलिसीज अपनाई थी उसको कंटिन्यू कर सके, जो उन्होंने गलती की थी वो हमें नहीं करनी है। इतिहास की ये सबसे बड़ी बात है, आप समझ लीजिए। हिस्ट्री क्यों करना, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। खास करके सिविल सर्विसेज में सबसे ज्यादा क्यों इतिहास पूछा जाता है, क्योंकि आप जिले के राजा, आप डीएम बनने जा रहे हैं, आप जिले के राजा हैं।
फास्ट एंड एक्यूरेट डिसीजन, लीडरशिप कैपेबिलिटीज, पेशेंस लेवल, आपके अंदर ये सब क्वालिटीज होनी चाहिए। बिकॉज यू आर गोइंग टू बी द ड्रग इंस्पेक्टर, यू आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ सिस्टम। सो आपको पता होना चाहिए कि शासन प्रशासन चलता कैसे है। ठीक, तो इतिहास में आप देखोगे, जब शुरुआत में देखोगे कि हमारा इतिहास काफी पुराना है, उसमें आप देखोगे हड़प्पा काल सभ्यता से, हड़प्पन सिविलाइजेशन जिसको बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके फिर वैदिक कल्चर से लेके आप देखोगे फिर जैनिज्म बुद्धिज्म से लेके मौर्यन कल्चर, गुप्ता कल्चर, फिर राजपूत, दिल्ली सल्तनत, मुगल सल्तनत, फिर इधर एडवेंट ऑफ यूरोपियन से लेके मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट के बाद देश जो आजाद हुआ है, इन सब में कहीं ना कहीं चीजें घटनाएं ही है। सो सीरीज ऑफ इवेंट्स हैव बीन देयर, और हर घटना का अपने आप में महत्व है। तो इतिहास हमें क्या पढ़ाता है? हमें अपने पास से सीखना चाहिए, और जो अच्छी चीजें हुई हैं उसको लेगेसी के तौर पर कंटिन्यू करिए, जो बुरी चीजें हुई हैं उसको डिसकंटिन्यू करिए। समझ में आई बात? इसलिए हम इतिहास पढ़ते हैं, एक सीख के लिए। अब हिस्ट्री का एक ज्योग्राफी से बड़ा तगड़ा कनेक्शन है। अगर आप देखेंगे तो बिना ज्योग्राफी के आप हिस्ट्री जबरदस्त तरीके से नहीं पढ़ सकते। इसके कुछ एग्जांपल्स मैंने हिंट के तौर पर लिखे हुए हैं। ऐसे हिंट आपको समझा दूंगा तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन अभी बता के समझाऊंगा तो आप लॉजिक समझ पाएंगे। विदाउट प्रॉपर स्टडिंग ऑफ ज्योग्राफी यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द हिस्ट्री। बैकबोन ज्योग्राफी है हिस्ट्री समझने के लिए। इन दोनों का एक दूसरे से लेना देना है, इकोनॉमिक्स का भी लेना देना है, पॉलिटी का भी लेना देना है, ठीक है। लेकिन अभी साफ आपको ज्योग्राफी का लेना देना आपको हिस्ट्री से दिखेगा। जैसे कुछ एग्जांपल बताता हूं, हिमालयन माउंटेन रेंज कैसे बना, कैसे उत्पत्ति हुई, फोल्डिंग हुई, दो प्लेट्स आपस में टकराई, फिर उभार हुआ, फिर माउंटेन रेंज बन गए। लेकिन इतनी बात इंपॉर्टेंट नहीं है। बात इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये हमारे इतिहास में कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप देखेंगे हिमालयाज आर एक्टिंग एज ए नेचुरल बैरियर्स। जो साइबेरिया से सर्द हवाएं आती हैं उसको रोकने का काम करता है। दूसरी बात आप देखेंगे, जिधर पर समुद्र है उधर पर कोई भी कुछ भी शिप लेके घुस जाता है और बंबई जैसे सर में बम ब्लास्ट कर देते हैं। अभी उधर वो नेचुरल बैरियर के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन उन माउंटेन्स के बीच में कुछ सकरे रास्ते रहे हैं, आप देखेंगे ऐसे। तो ये जो गैप्स रहे हैं इनको बोलते हैं दर्रे, हिंदी में पासेज अंग्रेजी में बोलते हैं। इनका कम्युनिकेशन के तौर पर, तो जो बाहर से सभ्यताएं हमारे देश में आई, हमारे देश का बाहर से कनेक्शन हुआ, उनमें पासेज का बहुत बड़ा रोल है। सो हिमालयाज यानी ज्योग्राफिकली हिमालयाज आर नेचुरल बैरियर जो कि ठंडी हवाओं को रोक रहे हैं। दे आर एज ए बैरियर, कोई भी अटैक से रोकते हैं। और उनमें जो रास्ते वगैरह हैं, पासेज वगैरह हैं, ये कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट कराते हैं। आप देख लीजिए म्यांमार के लोग, मणिपुर में म्यांमार के लोग कहां कहां से आ जा रहे हैं, आप देखिए पासेज के थ्रू आ जाते हैं, ठीक है। आप देखिए कैलाश रेंज में आपको जाना हो, चाइना में आपको जाना हो, अमरनाथ जी की यात्रा करनी हो, तो आप देखिए अलग अलग पासेज वगैरह हम लोग यूज कर रहे हैं। सो हियर ज्योग्राफी इज प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं बिकॉज दिस इज अ बेसिक लेक्चर। तो आज मैं थोड़ा सा बेस आपका तैयार कर रहा हूं ताकि जो बड़ी सी बिल्डिंग है वो खड़ी की जा सके। और आज ये भी आपको रियलाइज होगा कि वास्तव में ये सब्जेक्ट, आर्ट्स के सब्जेक्ट कितने इंटरेस्टिंग है अगर इनको पढ़ा जाए तो। दूसरी चीज मैंने बताई पासेज। पासेज यानी हिंदी में इसको बोलते हैं दर्रे। तो सवाल इन पे पूछा जाता है कि भैया इस के बीच, लेह और लद्दाख के बीच कौन से पास है, कौन से सुरंग पे कौन सा पास है। फैक्चुअल क्वेश्चन दे आर गोइंग टू आस्क। पाल घाट, इस तरीके के दर्रे, दीफू दर्रा, ये सब पूछते हैं आपसे कि ये सब पासेस किसको किसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। सो पासेस आर एक्टिंग एज ए वे ऑफ कम्युनिकेशन। अगर क्रॉस बॉर्डर इंटरनेशनल बॉर्डर है तो दो सभ्यताओं को कनेक्ट कर रहे हैं। अदरवाइज ईरानी लोग हमसे कैसे मिल पाते, ईरानी कल्चर हमारे यहां कैसे आता है, इंडियन कल्चर, भारत का मैथ लोगों तक कैसे पहुंचता, ठीक है। जो लोग कह रहे हैं कि भाई गणित की पार्टिकल्स की तुलना है, हमारे ऋषि कड़ा साहब ने पता नहीं कब की कैलकुलेशन कर डाली थी, आर्बर्ट साहब ने कब की कैलकुलेशन कर डाली थी। जो लोग आज बता रहे हैं, गैलीलियो जो आज बता रहे हैं, वो हम लोग कब के कर चुके हैं। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर पोटेंशियल। हमारी हिस्ट्री, हमारी इतिहास बहुत रिच है, लेकिन अंग्रेजों ने हमें बहुत नीचा दिखा दिया हुआ है। सो हमें अपने इतिहास को समझने की जरूरत है, ठीक है। इसीलिए आप देखेंगे सोशियो रिलीजियस मूवमेंट भी हुआ। जब अंग्रेजों ने हमें नीचे दिखाया तो हमने आत्ममंथन करने की कोशिश की, भाई हमारा इतना बढ़िया इतिहास रहा है, दुनिया को हमने दिया, हमने दुनिया से कुछ लिया नहीं है, फिर हमें ये कैसे नीचा दिखा रहा है। सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, जो हमारी बुराइयां थी उसको दूर करने की हमने कोशिश की, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखेंगे रिवर सिस्टम का बड़ा रोल रहा है। आप देखिए जितना भी व्यापार वगैरह आप देखेंगे, चाहे आप देख लीजिए मगध, बहुत सारे आपके महाजनपद थे ना, बहुत सारे महाजन, उनपे सबसे ताकतवर कौन सा था, मगध। पूरा भारत का इतिहास वहीं से, बिहार की गौरवशाली इतिहास को लोग समझते नहीं है, बिहार को हल्के में लेते हैं। कई बार बिहारी लोगों को गाली भी फेस करनी पड़ती है, लेकिन शायद वो लोग अनजान है जिनको बिहार का इतिहास पता ही नहीं। पूरे भारत का इतिहास बिहार से शुरू है, आपको बिहार के बारे में पता ही नहीं है, आधा अधूरा नॉलेज लेके आप बिहार
बिहारी के तौर पर गाली आप दे रहे हैं, बट ये बड़ा दुखदाई होता है कि आप बिहार को समझ ही नहीं पाया, जिसने हमको सब कुछ दिया, बुद्ध से लेके महावीर से लेकर टेक्नोलॉजी से लेके एवरीथिंग बिहार हैज गिवन। ठीक है, तो मगध सिस्टम जो कि सबसे ताकतवर सिस्टम था, तो ये समझना पड़ेगा क्यों ताकतवर था, क्योंकि पाटलिपुत्र जैसा शहर, पटना जो अभी बोला जाता है वो शहर था, उनके पास गंगा नदी थी, तो रिवर सिस्टम से आप तैर तैर करके, इनलैंड सिस्टम था उनके पास, इनलैंड वाटर सिस्टम था, उस नदियों का कम्युनिकेशन के तौर पर माल वगैरह जो है बाहर से आता था वो नदियों की तरह तैरता, वो सारी चीजें ले जाते थे हम। सो दे आर एक्टिंग एज ए ब्लड ऑफ द कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का स्रोत थी नदियां। मगध क्यों इतना शक्तिशाली हुआ, क्योंकि वहां के राजा पावरफुल थे। क्यों शक्तिशाली हुआ, क्योंकि वहां उनके पास हाथी बहुत सारे थे, और आपको पता है लड़ाई में हाथी का कितना बड़ा रोल है, एक पूरी सेना होती है हाथी की। ठीक है, उस समय जब ये मगध सिस्टम आया, जब मगध का साम्राज्य आया उस समय, ठीक है, राजा वगैरह आपका नाम पता ही है, तो जब वहां पर ये सारे सिस्टम आया, उस समय का इतिहास हम देखेंगे। उस समय 1000 बीसी यानी 1000 बीसी के आसपास लोहे की खोज हो चुकी थी, लोहे के औजार बन रहे थे, धार लग रही थी, शार्प हो रहे थे समय के साथ साथ पत्थर और लोहे। तो जितना भी जंगल वगैरह था उस समय एरिया, उस जंगल को साफ किया गया लोहे से। हाथी थी, हाथी को सेना के लिए यूज किया गया। नदी सिस्टम था, उसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए यूज किया गया। इसीलिए मगध आपको ताकतवर दिखाई देगा और सबकी तुलना में। लॉजिक समझ में आ रहा होगा। सो हियर ज्योग्राफी इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द हिस्ट्री, डिसाइडिंग हिस्ट्री। तो मगध का इतिहास डिसाइड करने में ज्योग्राफी का बहुत बड़ा रोल है। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं, कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के बीच जो डेल्टा है, आप देखते होंगे उसका नाम है रायचूर दोआब। दोआब किसे बोलते हैं साहब? दोआब का मतलब होता है कि दो नदी जा रही है साहब, इसके बीच में जो जगह है, दो नदियों के बीच के स्पेस को बोलते हैं दो आब। दो नदियां जा रही हैं, उसके बीच की जगह को दो आब बोलते हैं। और आपको पता है दीज आर वेरी फर्टाइल लैंड्स। आप कानपुर आइए, आप इलाहाबाद जाइए, जो जो अब देखेंगे खेती कितनी बढ़िया होती है, सब्जी कितनी बढ़िया उगती है। बिहार में आप देखिए जाके, ठीक है, और बिहार में पूरा एक रिवर फ्रंट सिस्टम, जैसे गुजरात में अहमदाबाद में रिवर फ्रंट सिस्टम, बिहार में आप देखेंगे तो बना दिया गया है रिवर फ्रंट सिस्टम। काफी घूमने का अच्छा है, शाम को आप गंगा नदी किनारे घूमने जाएंगे, बहुत अच्छा लगता है। मैं गया था तो मुझे काफी अच्छा लगा वहां पर। ठीक है, मरीन ड्राइव उसको बोला गया है, मुंबई की मरीन ड्राइव की तर्ज पर यहां भी पटना में बनाया गया, काफी अच्छा है वो। तो आप देखेंगे ये कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच जो रायचूर दोआब है, क्योंकि ये मैदान जो था ये काफी फर्टाइल था और जमीन उपजाऊ होगी। पहले का रेवेन्यू क्या था? खेती पर निर्भर था। आज भी हमारी मोर देन 45% ऑफ पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन द कृषि। जब से ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर आया, सर्विसेज का सेक्टर आया है, अभी खेती में लोग कम इन्वॉल्व हो रहे हैं। पहले 60-70%, 75% रेशियो थे, लेकिन 2023 का डेटा देखा जाए तो 40 to 45% ऑफ पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। अभी भी काफी लोग जुड़े हुए हैं, और जहां पर एक लोगों का काम है वहां 10 लोग खेती में काम कर, इसलिए इनकम नहीं बढ़ पा रही है। ये सब समझने की बात है। तो दोआब क्या होते थे? दीज आर फर्टाइल लैंड्स, यहां पर ज्यादा उपज होती थी। इनको लेके दीज वर द रीजन फॉर कंफ्लिक्ट, क्योंकि रेवेन्यू का सोर्स था। तो आप देखेंगे ये अखाड़े का केंद्र बना हुआ था बिल्कुल एकदम, यहां लड़ाइयां दबा के होती थी। कुरुक्षेत्र आप देख लीजिए, सारी लड़ाइयां क्यों हो रही थी? आप सोच के देखिए, ज्योग्राफिकल फैक्टर। सारी लड़ाइयां हरियाणा में कुरुक्षेत्र में क्यों हो रही है? क्योंकि दिल्ली सामरिक महत्व से बड़ा इंपॉर्टेंट था। जियो पॉलिटिकली दिल्ली बहुत महत्वपूर्ण था, सब लोग दिल्ली पे कब्जा करना चाहते थे। पूरा भारत जो है, पूरा इंडिया वहीं से शासन चल रहा था, मुगल्स, दिल्ली सल्तनत, सब लोग। तो वो सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था दिल्ली। और उसके बगल में जो फर्टाइल लैंड्स था कुरुक्षेत्र वगैरह का आप देखेंगे। सो दिल्ली पे कब्जा करने के लिए सबसे बड़ा जो मैदान था, जो सबसे बड़ा बैरियर के तौर पर था, कुरुक्षेत्र ही था। और वहीं पर सारी लड़ाइयां पानीपत में क्यों? रीजन है क्योंकि दिल्ली का सामरिक महत्व था। अगेन ज्योग्राफी इज डिसाइडिंग द हिस्ट्री। मॉनसून आप देखेंगे, वास्को डी गामा आप देखिए, ये आप पूरे वर्ल्ड मैप देखिए। ये एक मिनट रुकिए जरा, अब ध्यान से यहां पर आप देखिए, मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूं। अगेन आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन द रोल ऑफ ज्योग्राफी। अब देखिए ये जैसे है, ये देखिए, ये वाटर चैनल्स वगैरह आप देखिए यहां पर, ये सिस्टम कैसे, अगर हमें इंडिया जाना है, अगर हमें यूरोपियन कंट्री से, आप अभी देख रहे होंगे G20 समिट हुई है, G20 में सीधे इंडिया से ये सऊदी अरब होते हुए सीधे यूरोपियन कंट्रीज की बात की जा रही है। कॉरिडोर एक डेवलप हुआ है G20 में, काफी समिट।
नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना का सिल्क रूट है, उसको डेवलप किया, उसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बोलते हैं। और उसी का एक हिस्सा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो भारत के पीओके से ये जो पाकिस्तान अक्वायर्ड कश्मीर है पीओके से आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी इंडिया में आना है तो या तो इधर से हम आए या फिर ये घूमी घूमी करके आए। तो आप देखते हो कि पहले के जो राजा वगैरह होते थे, पहले के जो ट्रेडर्स वगैरह होते थे, जो इंडिया के बारे में जानते थे, वो विंड्स का इस्तेमाल करते थे, मानसून वेट करते थे कि अच्छा इस महीने में पूर्वी हवा चलेगी, पश्चिमी हवा चलेगी, तब दबा के आराम से नाव खेलेंगे। सो इट मींस दे वर यूजिंग मानसून फॉर द ट्रेडिंग। तो इधर की जब हवा चलती थी इधर से आते थे ये, ठीक है। केप ऑफ, ये जो कोना सा निकला हुआ ना चोंच सा, केप ऑफ गुड होप बोलते हैं। तो इधर से आए सारे इंडिया में, ठीक है, कोची की तरफ आ गए ये। तो ज्योग्राफी इज अगेन डिसाइडिंग इट्स हिस्ट्री, ठीक है। चलिए ये देख लिया हमने। अभी आप सोच के देखिए, ये इधर पे क्या खुल रहा है, पनामा नहर आप देखेंगे, यहां पर पनामा नहर आपको दिखाई देने की, देखिए कितना सामरिक रूप से महत्व है। यहां पर आप देखिए अटलांटिक को पैसिफिक से जोड़ रही है पनामा नहर। इंग्लिश चैनल यहां पर देखेंगे कितना इंपॉर्टेंट है ये वाला। और यहां पर अभी देखेंगे टर्की और उसके बीच पूरा इशू हुआ है मरमरा सागर वगैरह को लेके, जहां से वो ब्लैक सी वगैरह है, जहां पर आप देख रहे हो रसिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है। फिर यहां पर आपको स्वेज कैनाल दिखेगी, स्वेज कैनाल कितना महत्वपूर्ण है, उससे कितना इजिप्ट को फायदा हो रहा है, आप सोच के देखिए कितना पैसा कमा रहा है। सो अगेन ज्योग्राफी इज डिसाइडिंग द हिस्ट्री। चलिए और आते हैं जरा, पहले बेसिक समझ लीजिए कि हिस्ट्री क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, और ज्योग्राफी का कितना बड़ा रोल है हिस्ट्री में। मॉनसून को, तो ये कुछ एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल्स भरे पड़े हैं। सो फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया व्हाई हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट, क्यों आपको डीआई के लिए हिस्ट्री पढ़नी है, क्यों आपको सिविल सर्विसेज के लिए हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब जैसे एग्जांपल और समझाता हूं आपको क्यों हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। अब कहते हैं कि अकबर महान था, क्यों महान था भाई, कुछ तो किया होगा ना अकबर ने। तो अकबर ने एक धर्म चलाया था जिसको बोलते हैं दीने इलाही। हिंदी में थोड़ा लिख दे रहा हूं, ठीक, आप समझ लीजिएगा। दीने इलाही, अकबर की पॉलिसी थी राजपूत पॉलिसी। अकबर की एक और एक्टिविटी थी इबादत खाना। ये सब कॉन्सेप्ट आज जिसे हम कहते हैं गंगा जमुनी तहजीब, ये अकबर ने बहुत पहले से प्रैक्टिस किया हुआ था। उसके पहले से, अकबर के पहले से भी चीजें चली आ रही थी। अकबर को अच्छे से पता था कि राजपूत ऐसी जाति है जो अपने इज्जत के लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए मर जाएंगे, कट जाएंगे, झुकेंगे नहीं। तो जब ये मार काट वाली जाति है तो इनको क्यों ना इनके साथ संबंध बनाया जाए, इनके साथ वैवाहिक संबंध बनाया जाए, इनके साथ रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया जाए और इनको अपनी तरफ। तो इनके देखोगे आप जितने कमांडर्स वगैरह, मानसिंह वगैरह, जो भी आप देखेंगे, बहुत सारे लोग थे राजपूत थे। तो उनके साथ वैवाहिक संबंध, जोधाबाई का आप केस देखते होगे सारा मैटर। तो राजपूत पॉलिसी इनकी बहुत अच्छी थी। वहीं आप औरंगजेब देखेंगे तो कट्टर नेचर था बहुत ज्यादा, मंदिरों को गिरवाया भी, कई जगह काम किया। आप देखेंगे सहिष्णुता की जो पॉलिसी है अकबर में अच्छी दिखेगी आपको। सारे धर्म, इबादत खाना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग आते थे, बैठ के बात करते। आज भी आप गांव देहात में जाएंगे, मेरे एरिया में आप जाइए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, सब आप बैठ के ठंड में जब वो आग जलती, अलाव जलता, सब बैठ के बात करते हैं। बूढ़े बुजुर्ग, हम लोग वहीं बैठ के सीखते रहते हैं सारी चीजें। तो आज भी समाज में पंचायत होती, कुछ भी होता, सब लोग बैठते हैं, आपस में डिस्कस लेते हैं। खाप वगैरह का सिस्टम आपने देखा होगा। तो इबादत खाना का जो कॉन्सेप्ट है वो आज भी हम लोग चला रहे हैं। गंगा जमुनी तहजीब की बात हम कर रहे हैं। तो सारे दीन इलाही का मतलब सारे धर्म को एक साथ लेके जो है ये काम कर रहा है, सबके साथ सहिष्णुता, टॉलरेंस की चीजें। अकबर ने भी अपने समय पे कुछ गड़बड़ किया हुआ है, ही वॉज नॉट द परफेक्ट किंग, लेकिन उसको जो एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी थी बहुत अच्छी थी। आप देखेंगे फिरोज शाह तुगलक, बहुत सारा लोन वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किया, एग्रीकल्चर पॉलिसी अच्छी थी। अलाउद्दीन खिलजी की कुछ चीजें अच्छी थी, कुछ बुरी थी। आपने पद्मावत मूवी में भी देखा कि बुरा कैरेक्टर भी है, अच्छा कैरेक्टर भी है। तो इन लोगों ने कुछ अच्छा किया हुआ। अकबर, आप जैसे आप देख लीजिए अशोका द ग्रेट, तो अशोका अपने समय पे काफी चीजें कर रहे थे, लेकिन 261 बीसी के बाद जब लड़ाई हुई, कलिंग का युद्ध हुआ, हृदय परिवर्तन हुआ, ये सब फैक्ट वगैरह हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन क्यों हुआ कि उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया, फिर उसके बाद क्या मैसेज दिया उन्होंने, आज समाज को अशोका ने क्या मैसेज दिया, क्यों महान थे। तो ये सब सारी चीजें में समझना पड़ेगा, ठीक है। तो हर राजा की कुछ अच्छी बातें थी, उसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, जो बुरी बातें थी वो नहीं लेना पड़ेगा। औरंगजेब का हिस्ट्री में आप देखेंगे बड़ा निगेटिव कैरेक्टर रहा है। अच्छा चीज औरंगजेब भी नहीं किया है, लेकिन काफी निगेटिव रोल रहा है। भाई मार्केट में दवा कब आती है, जब उसका रिस्क बेनिफिट रेशियो, बेनिफिट ज्यादा है, रिस्क कम है, तभी मार्केट में आएगी। औरंगजेब का क्या है कि बेनिफिट कम था, रिस्क ज्यादा, उन्होंने लिए ज्यादा उत्पात मचाया हुआ अपने समय पर।
इसलिए आप देखते होंगे नाम कहीं पर मिटाया जा रहा है, कहीं पर क्या मिटाया जा रहा है, इतिहास, ये सब सारी चीजें हो रही है, बट उसमें हमें पॉलिटिकली नहीं पढ़ना चाहिए। जिसका जहां पर इतिहास है उसी तरीके से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जिस राजा ने जो काम किया उसको इवेल्युएट किया जाता है पैरामीटर पे, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज पे, उसने अपने समय क्या क्या स्टेप्स लिए थे, वो सब कुछ जज किया जाता है। तो इसलिए इतिहास को पढ़ाया जा रहा है। समझ में आ रही है आपको बात? तो इतिहास का एक रीजन ये समझ में आ गए। हिस्ट्री का ज्योग्राफी से बहुत तगड़ा लेना देना है, मैंने आपको बता दिया। चलिए ये भी समझ, दो लॉजिक हम समझ गए कि इतिहास क्यों पढ़ते हैं और हिस्ट्री का ज्योग्राफी से क्या लेना देना है। नाउ कमिंग ऑन दी, ये इतिहास हम पढ़ते कैसे हैं, थर्ड टॉपिक। हिस्ट्री आप पढ़ते कैसे हैं, ये बहुत बेसिक है, आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। हिस्ट्री के मेनली दो दिखते हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेज, यानी पुराने जो टूट फूट है, बर्तन है, खाट है, चारपाई है, जले हुए अनाज है, हड्डी है, खोपड़ी है, ये सब जितने भी है दबे कुचले मटेरियल मिले हुए हैं हमें, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेज, यानी कि रिमेन्स, जो बचे हुए खंडहर बचे हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें कैसे पता लगा? क्योंकि लोग रेलवे लाइन बिछा रहे थे, उसके बगल में देखे, ये तो बहुत ही, मतलब इस समय तो घर इतना आलिशान बन नहीं सकता है, पक्की ईंटें बनी हुई हैं, नालियां बिल्कुल परफेक्ट बनी हुई है, क्रॉस एंगल है बिल्कुल 90 डिग्री पे, दरवाजे वगैरह सब कुछ है, नहाने की प्रॉपर व्यवस्था है, ग्रेनरी स्टोर बना हुआ बहुत बढ़िया, देख के सब लोग हक्के बक्के हो गए। इतने साल तो अभी इतना डेवलपमेंट कैसे? जो आज हम चीजें डेवलप कर रहे हैं वो हड़प्पा सभ्यता वालों ने बहुत पहले डेवलप किया था, मोहनजोदड़ो। तो कहने का ये मतलब है कि वहां पर कुछ अच्छी चीजें थी, तो उसे हमें कैरी फॉरवर्ड करना है, वो सब चीजें। तो उनके बारे में हमने कैसे पता लगाया? एक टेक्निक है, उसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग टेक्निक। कार्बन डेटिंग टेक्निक, इसमें C14 को यूज किया जाता है, वही C14 C18 कॉलम का हम लोग HPLC में यूज करते हैं, कार्बन बॉन्डेड फेज का। अभी C14 को हम लोग कार्बन डेटिंग में, इससे किसी भी जो पुराने फॉसिल्स हैं, अवशेष है, कोई मृदभांड है, कोई बर्तन है, कुछ भी है, उसकी एज पता लगाने में। जैसे अभी यूपीएससी का मैं देख रहा था क्वेश्चन, धौलावीरा के बारे में पूछा गया था। वहां का इरिगेशन सिस्टम बहुत था, पानी कंजर्व करने का धौलावीरा गुजरात में है, बहुत अच्छा है। तो अभी जब स्पेशल रेफरेंस टू गुजरात पढ़ेंगे ना, तो इधर धौलावीरा का नाम बड़ा एग्जांपल है। आपसे पूछा जा सकता है धौलावीरा क्यों फेमस था हड़प्पा सभ्यता में? क्योंकि वहां का वाटर कंजर्वेशन सिस्टम बहुत ही जबरदस्त था। यूपीएससी 2020-21 में सवाल पूछा गया था, इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। 1920 में से शायद पूछा गया था। तो जो पुराने सब्सटेंसेज हैं, हड्डी हो, खोपड़ी हो, ग्रेन्स हो, कुछ भी हो, हमें कैसे पता लगा कि सबसे पालतू जानवर कुत्ता था, सबसे पहले सरसों उगाया, सबसे पहले गेहूं उगाया, ये सब कैसे पता लगा? जस्ट बिकॉज ऑफ पुराने एविडेंसेस। उनकी हमने कार्बन डेटिंग की। कोई भी सब्सटेंस होता है उसमें कार्बन होता है, वो समय के साथ साथ ना डिक्रीज होता रहता है, जब मर जाएगा तो उसमें समय के साथ साथ वो सारी चीजें, तो वो जो लेवल होता रहता है ना, जो कार्बन का लेवल है, जो चेंज आ रहा है लेवल को, उस कार्बन के लेवल को चेक करके हम लोग ट्रेस कर लेते हैं, कितना पता रहता है। अब जैसे पेड़ है कोई, तो पेड़ में देखेंगे उसमें रिंग सिस्टम, ऐसे छल्ले बने होते हैं। पेड़ को जब आप लकड़ी को काटेंगे ना, शीशम या कुछ भी बरगदिया, तो ऐसे आपको छल्ले से दिखेंगे। तो ये एनुअल रिंग सिस्टम से हम बता देंगे पेड़ कितने साल का बूढ़ा है। तो अभी कोई चीज कितना पूरा है उसको कैसे पता लगाएंगे? कार्बन डेटिंग टेक्निक से। तो आर्कियोलॉजिकल इवेडेशन में आप देखोगे एक्सप्लोरेशन, एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन मतलब गड्ढा खोद देना। एक तो गड्ढा होता है कि हॉरिजॉन्टल खोद रहे हो आप, एक गड्ढा है कि वर्टिकली खोद रहे हो। जैसे आप देख रहे होगे मंदिर मस्जिद वाला विवाद बड़ा चल रहा है, उसको खोदत पता है मंदिर का, उसको खोदत कुछ और पता लगा। तो जब ये वर्टिकल डिगिंग होती है ना, तो हमें अलग अलग कल्चर दिखाई देते हैं। इसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन, अंग्रेजी में, हिंदी में बोलते हैं खुदाई करना। फलाना मस्जिद के नीचे मिला, फलाना मंदिर के बगल में मस्जिद का ये अवशेष मिला। अभी हम लोग इसी मंदिर मस्जिद में उलझे हुए हैं, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। वी नीड टू अपडेट, हमें अपडेट होना पड़ेगा थोड़ा सा। तो एग्जीक्यूशन यानी खुदाई। खुदाई आपकी हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है। हॉरिजॉन्टल से जो सभ्यता के बारे में हम जानना चाह रहे हैं उसके बारे में सब कुछ पता लगेगा, लेकिन जब हम वर्टिकल खुदाई करते एक लेयर फिर नीचे नीचे नीचे, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के बारे में जानकारी मिलती है। तो वर्टिकल जो डिगिंग होती है, वर्टिकल जो एग्जीक्यूशन होता है, उससे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर हमें पता लगते हैं। अच्छा, यहाँ पर हिंदुइज्म के अक्षर थे, यहाँ पर बुद्धिज्म के थे, यहाँ पर मुस्लिम्स के थे, यहाँ पर इस्लाम का कुछ साक्ष्य था, इस तरीके के। तो एग्जीक्यूशन। उसके बाद एपिग्राफी आप देखेंगे, लिखी हुई चीजें आपको मिलती हैं, ठीक है। जैसे हम लोग, आप कह लीजिए पांडुलिपि, जैसे कह लीजिए, एपिग्राफी पांडुलिपि नहीं होती, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको। पांडुलिपि का मतलब हाथ से रिटे हुए डॉक्यूमेंट्स है, वो सब सारी चीजें पहले पत्तों पे लिखे जाते थे, लकड़ियों पे लिखे जाते थे। तो भाई पत्ते लकड़ी अब पता नहीं कितने साल को सब तो सड़ जाएंगे, मिलेंगे नहीं। जो प्लेट्स पे लिखे गए, सिक्के आप देखोगे, कुषाण राजा कनिष्क ने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए, यहां पर सबसे सिल्वर के सिक्के चलाए।
तो सिक्कों से भी हमें पता लगता था वो समृद्ध कितना था। आप देखेंगे पोस्ट गुप्ता पीरियड में सिक्के चलना बंद हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि मनी अगर सिस्टम गिर रहा है, इसका मतलब उनकी अर्थव्यवस्था खस्ती थी, बहुत अच्छी नहीं थी। मोन्यूमेंट्स, कई सारे मोन्यूमेंट्स आप देखते हैं, ताजमहल आप देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए आप, कोई भी मोन्यूमेंट, जैसे आप गुजरात में बहुत सारे मोन्यूमेंट्स है, आप देख लीजिए वहां पर सारी चीजें, ठीक है। इंस्क्रिप्शंस, शिलालेख वगैरह जितने भी सारी चीजें वो सब आप देख सकते हैं। कुछ स्तंभ लेख हैं, आप देखेंगे अशोका का स्तंभ, मेहरौली का स्तंभ आप पढ़ते होंगे लोहे का, जिसपे जंग ही नहीं लगा है। सोचिए ऐसा लोहा पहले पता नहीं कितने साल का है, अभी तक जंग नहीं लगा उस पे। दिल्ली में सब वहां जब जाते हैं तो स्तंभ को देखते हैं, मेहरौली स्तंभ को, कितना पुराना। आज लोहे में आप कितना भी टेक्नोलॉजी बनवा लीजिए, जंग लगना है, उसमें जंग ही नहीं लगा, तब से चला आ रहा है, खत्म नहीं हुआ। मेरठ से उसको लाके दिल्ली में सेट कर दिया गया, ठीक है। कुतुब मीनार के बगल में आप देखोगे उसको लगा हुआ मेहरौली स्तंभ को। अशोका जब गया तो अशोका के आप देखेंगे अलग अलग, अफगानिस्तान में, इंडिया में, पाकिस्तान में, अलग अलग जगह पर पत्थरों पर चीजें लिखी हुई हैं। अशोका ने अपने मैसेज को लिखवाया, मैसेज को लिखवाया, ठीक है, अपने बच्चों को भेजा। तो ये सारी चीजें मैसेज कन्वे करने का कि भाई शांति रखिए, जीवों की हत्या मत करिए, बहुत सारी चीजें। तो आप देखते होंगे किस शिलालेख में किसका उद्देश्य वो है, किसमें, किस इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा गया है। तो 13वें शिलालेख में कलिंग का युद्ध का वर्णन है, इस तरीके की चीजें आप पढ़ते हैं। तो ये दीज आर इंस्क्रिप्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। हाथी गुम्फा का विलेख क्या है उसके बारे में, ठीक है। रुद्रदामन जो है वो कौन सा विलेख था, क्या था, उसके बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा। हम्पी के जो र्यून्स है साउथ इंडिया में, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानने को मिलेगा। तो ये कुछ सोर्सेज हैं, यानी पहले के जितनी भी चीजें टूट फूट वाली चीजें हैं उनको हमने यूज किया है, कार्बन डेटिंग करके पता लगाने की कोशिश की है। अब बताइए, पहले आप देखोगे जैसे बुर्ज होम करके है, एक जगह थी, वहां पर देखोगे आदमी के साथ कुत्ते को सुलाया गया था। जब खना गया, जब वो निकाला गया उसके आदमी के हड्डी को, तो कुत्ते की हड्डी मिली। इसका मतलब कुत्ते से बड़ा प्यार था आदमी को, उसके पालतू जानवर, यानी कुत्ता हुआ था पालतू जानवर। तो ऐसे करके आइडिया लगाया गया, अच्छा इनके समय ये हुआ, ये समय हुआ होगा। तब सोच के देखिए कितना एडवांस सिस्टम था, मतलब पालतू लिटरेरी सोर्सेज, लिखे हुई चीजें हमको पता लगी। और आज जो हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसमें तो भारत सरकार के डॉक्यूमेंट आप देख रहे होगे कि वहां से अमेरिका, अभी यूके से हम लोग कोहिनूर हीरे की बात कर रहे हैं। भैया हमारे इतिहास में कोहिनूर हीरे का बहुत बड़ा महत्व है, कोलार के खान से गए, आप लाइए दीजिए। तो अभी जो ऑफिशियल गजट हैं, जो ब्रिटिशर्स के म्यूजियम में रखे हुए हैं, वो सारी चीजें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को, आधुनिक इतिहास को पढ़ने के लिए। लेकिन पुराने इतिहास कैसे पढ़ोगे आप, पुराने इतिहास तो पढ़ने के लिए यही सोर्सेज है ना। तो आप देखोगे कुछ फॉरेनर के अकाउंट्स है जिसको बोलते हैं यात्रा वृतांत हिंदी में। तो आप देखोगे कुछ अरब यात्री आए भारत में पढ़ने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में, आप देखोगे चाइनीज आया, फायान वेंचुआंग आया, ठीक है। कितना अच्छा इतिहास है। आप देखेंगे जब मोदी जी, आप यहाँ पर एक इमेज भी थी, वो चक्र वाला दिखा रहे थे, भैया समय का पहिया घूम चुका है, सबको दिखा रहे थे, बाइडेन को भी दिखा रहे थे और जस्टिन ट्रूडो को भी दिखाया कि भैया औकात में रहो, समय पहिया घूम चुका है, वो भारत नहीं है, अभी थिंग्स हैव बीन चेंज्ड। तो ये जितने भी यात्रा वृत्तांत, यानी जितने यात्री आए, तो ये लोग फायन होनसंग बताते हैं कि नहीं बहुत अच्छा शहर है, बहुत चमकता हुआ शहर है, लोग पढ़ने आ रहे हैं, कितना बढ़िया यूनिवर्सिटी थी नालंदा, उसको रिवाइव किया गया अभी, ठीक है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ये सब सारी चीजें। तो ये जितने भी ट्रैवलर्स अलग अलग कंट्री से आए, उनमें 3 ट्रैवलर के ज्यादा हम लोग उनके फॉरेन अकाउंट्स को हम लोग ज्यादा ट्रेस करते हैं इतिहास पढ़ने के लिए, ग्रीक, चाइनीज, और हिंदी में बोलते हैं यात्रा वृत्तांत। कुछ अपन के धार्मिक कल्चर हैं, ठीक है, मुगल्स वगैरह की हिस्ट्री आप कैसे ट्रेस करते हो, तो आप देखते हो कि कुछ उनकी पर्टिकुलर किताबें, उस किताब से हम लोग हिस्ट्री वगैरह ट्रेस करते हैं। तो ये कुछ सोर्सेज हैं जिनको यूज करके हम इतिहास के बारे में पता लगाते हैं। और तीसरा सोर्स क्या, मॉडर्न सोर्सेज, न्यूज़पेपर। 1885 में क्या हुआ था, 1885 का न्यूज़पेपर हम ट्रेस करते हैं। गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया था, वो पेपर हम लोग, गवर्नमेंट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, गवर्नमेंट की कोई डॉक्यूमेंट्री है या फिर कोई मोन्यूमेंट है, ये सब हम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए यूज कर रहे हैं। तो इतिहास हमें कैसा पता लगता है, सोर्सेज से। सो दीज आर द मेजर सोर्सेज टू स्टडी द हिस्ट्री। अभी इतिहास है क्या, हिस्ट्री का ज्योग्राफी से क्या लेना देना है, और सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री का इतिहास कहां से पढ़ेंगे, ये बात हमने पता लगा ली। चलिए, यहां तक किसी को कोई डाउट, मजा आ रहा है पढ़ने में इतिहास, बताइए। अब ये तो नहीं बोलूंगा दबा के ठोकिए, लाइक करिए, ठीक है। जबरदस्त, आपको अभी तो पॉलिटी बची हुई है, पॉलिटी तो मेरा बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है, बहुत जबरदस्त तरीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सब जबरदस्त आपको पढ़ाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। ये जो विश्वास है ना कि फार्मेसी में नहीं लोग बहुत जीएस पढ़ा सकते हैं,
इवन कई फार्मेसी के टीचर हैं, कई फार्मेसी में बंदे ऐसे हैं वो सिविल सर्विसेज के टीचर से भी बहुत जबरदस्त पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आप भरोसा रखिए, आपको जबरदस्त कंटेंट मिलने वाला है, यही आपको यूनिक बनाएगा। और प्लेटफॉर्म पे अगर हम टीचर भी रखते हैं वो तो शायद इतना अच्छा पढ़ा पाए ना पढ़ाए, कुछ नहीं पढ़ा पाए, लेकिन इधर पे सब आपको मिलने वाला है, जीएस भी तगड़ा मिलने वाला है, इधर पे आपको सारी चीजें। चलिए अब जरा समझ लेते हैं, कुछ हमने देखा होगा कि ये संवत वगैरह, विक्रम संवत, शक संवत, गुप्ता एरा, कलयुग, ये सब तो डेट कैलकुलेशन के लिए चीजें आती हैं। तो इतिहास में जो डेट का कैलकुलेशन है आपने देखा होगा, एक बीसी बोलते हैं, एडी बोलते हैं, सीई बोलते हैं। ठीक है, एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट। तो हमारे यीशु साहब जो थे, जीसस क्राइस्ट जो थे, उनके जो 4 बीसी जो जन्म है उसके पहले की डेट, उसके बाद की डेट, पहले बोले तो बीसी, बाद का बोले तो एडी। तो अभी हम क्या चल रहे हैं, एडी चल रहे हैं, क्योंकि उनके ईसा मसीह के जन्म के बाद, जन्म से पहले क्या था, बीसी था। ठीक है, एडी का मतलब है इतिहास धीरे 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 आगे की तरफ बढ़ रहा है, ये क्या है, पीछे का इतिहास ट्रैक करने का है, बीसी। समझ में आई बात। तो विक्रम संवत किसको बोलते हैं, 57 बीसी को बोलते हैं। और अगर पूछा, आप देखेंगे आजकल के कैलेंडर्स आते हैं उसमें लिखा रहता है फलाना विक्रम संवत, कैलकुलेट कैसे करते हैं वो भी मैं सिखा देता हूं, आज आप बहुत कुछ सीख के जाने वाले हो। तो अभी चल रहा क्या, 2023, तो 2023 में क्योंकि ये बीसी जो होता है ना, ये पिछला समय होता है, पीछे का समय होता है, पीछे का इतिहास होता है। तो अगर आज की तुलना में ये देखना हो कि कितना विक्रम संवत 2023 में चल रहा है, तो पीछे के समय को जोड़ना पड़ेगा। तो बीसी में हमेशा जुड़ता है, एडी आगे का समय उसको घटाया जाता है, राइट। तो बीसी यहां पर है, तो 2023 प्लस 57, आप जोड़ लीजिए, 57 3 60 20 80, 2080 विक्रम संवत चल रहा है अभी फिलहाल 2023 में। व्हाट द पॉइंट। जिसको भूख लगी है खाना खाने के लिए जा सकते हैं, बाद में इस लेक्चर को देख सकते हैं। जिसको पढ़ने में मजा आ रहा है बिल्कुल बने रहिए, ठीक है, मजा एकदम झन्नाकेदार आने वाला है। तो विक्रम संवत किसे बोलते हैं, 57 बीसी को। अगर पूछा जाए कि 2023 में कितना विक्रम संवत चल रहा है, सो 2023 प्लस 57, क्योंकि बीसी पिछला इतिहास बताया था, तो पिछले के समय को और वर्तमान के समय को जोड़ के तब हम बताएंगे। समझ में आ गई बात। तो बीसी के लिए प्लस जो करेंगे और एडी के लिए माइनस कर देंगे। तो अगर पूछा जाए कि कौन सा शक संवत चल रहा है, ठीक है, तो शक आप 2023 माइनस 78 कर लीजिए, शक संवत आ जाएगा। तो इस तरीके से शिवांशी सिंह सर प्लीज रिपीट वंस। ठीक है भाई साहब, अपने इतिहास में कुछ जैसे हिजरी संवत, मुस्लिम्स कैलेंडर में मून वगैरह को देख के किया जाता है, हिजरी संवत, विक्रम संवत, आप शक संवत, गुप्ता एरा, कलयुग, कहते हैं कलयुग आ गया भाई साहब, तो कलयुग कब से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, वो सब समझना पड़ेगा। तो विक्रम संवत जिसे बोलते हैं, विक्रम संवत मींस 57 बीसी। ठीक है, तो यीशु के जन्म से पहले बिफोर क्राइस्ट डेट जितनी थी बीसी होता था। अब इधर आगे पे क्या है, एनो डोमिनी, एनो डोमिनी बोले तो आगे का। ठीक है, तो ये सी आपका कॉमन एरा वगैरह हो गया, ये सारी चीजें। एडी को ही कभी कभी हम लोग सीई भी बोलते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होइए। तो इधर का क्या है कि पीछे का इतिहास है, इधर का क्या है, आगे का इतिहास चल रहा है। तो विक्रम संवत पूछा जाए कितना बीसी है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी 57 बीसी। लेकिन कैलेंडर्स में आजकल देखते हो लिखा रहता है कि अभी 2023 में विक्रम संवत कितना चल रहा है, सो 2023 प्लस 57 जोड़ लीजिए, तो 2080 विक्रम संवत चल रहा है 2023 में, करेक्ट। शक संवत कितना चल रहा है, 78 एडी, तो इधर एडी माइनस हो जाएगा। गुप्ता कॉल कितना था, 319 एडी, तो इधर क्या हो जाएगा, 2023 माइनस 319, तो गुप्ता कॉल अभी आज के हिसाब से कितना होगा ये ट्रेस कर सकते हो। कलयुग जिसको बोलते हैं काली संवत, काली संवत कितना था, 3102 बीसी। ठीक है, तो अभी जोड़ लीजिए आप सारी चीजें, ये सब समझ में आई बात। एडी बीसी का कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये विक्रम योर संवत, हिजरी संवत, ये सब आपको पता लगा है। ठीक है, चलिए ये सब पता लगा लिया, हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा ये बहुत हमने देख लिया। अब आते हैं हम अपने इसको, तो इतिहास अगर देखा जाए तो हिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, 4 चीजें पढ़नी होती है इतिहास में। क्या पढ़ना होता है साहब, एक पढ़ना होता है हमें आर्ट एंड कल्चर, दूसरा पढ़ना होता है साहब हमें एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री। देखिए कॉन्सेप्ट का भाषा से कोई लेने देना ना, आप गुजराती में समझिए, आप हिंदी में समझिए, भोजपुरी में समझिए, हरियाणवी में समझिए, डजंट मैटर।
ठीक है, लैंग्वेज तो अपनी कम्युनिकेट करने के लिए होती है, लैंग्वेज अपनी क्या है कि भाषाएं आपस की बात समझ सके अपन लोग, उसके लिए है। मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, चार चीजें पढ़नी होती हैं। एंशियंट बोले तो प्राचीन इतिहास, पहले का इतिहास, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ठीक है, वो सारी चीजें पढ़ोगे। मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्ता काल, पोस्ट गुप्ता पीरियड, हर्षा पीरियड, ये सब आप पढ़ते हो। मिडाइवल में राजपूत हिस्ट्री, दिल्ली सल्तनत, मुगल, ये सब पढ़ते हो। मॉडर्न हिस्ट्री में यूरोपिया का आगमन, अंग्रेजों का कैसे आक्रमण हुआ, अंग्रेजों ने कैसे भारत पर राज करना स्टार्ट किया, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, फलाना फलाना, फिर मराठा का शासन आया, फिर उसके बाद आप देखोगे विजयनगर साम्राज्य का बहमनी किंगडम आया, वो सारी चीज आप देखेंगे। साउथ इंडिया का इतिहास आप देखेंगे। उसके बाद फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस आई 1885 में। फिर उसके बाद आप देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये इंडियन नेशनल मूवमेंट आया, तो उसमें अलग अलग फेजेज में आया। फिर गांधी वाला एरा आया था, नरम दल, गरम दल। फिर उसके बाद आप देखेंगे कैबिनेट मिशन, फलाना, क्विट इंडिया मूवमेंट, दुनिया भर की चीजें देखेंगे। फाइनली फिर आईएनए ट्रायल वगैरह होता है। फिर उसके बाद आप देखेंगे देश आजाद हो जाता है। तो ये सब आप पढ़ने वाले हैं सब, ठीक है। तो ये चारों चीज हम पढ़ने वाले हैं। अभी इतना ज्यादा डीप नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमें पढ़ाने को मैं आपको पढ़ा सकता हूं, मैं तो आपको यूपीएससी लेवल का पढ़ा सकता हूं, क्योंकि ऑलरेडी क्वालिफाइड हूं, मैं आपको बता सकता हूं। बट मुझे नहीं लगता कि आपको इतना डीप पढ़ के फायदा बहुत ज्यादा मिलने वाला है। तो हम लोग पीसीएस लेवल रखेंगे यहां पर फिलहाल, ठीक है, पीसीएस लेवल, क्योंकि आप गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन में पेपर दे रहे हैं। सो पीसीएस लेवल का जो है आपका होना चाहिए। पीसीएस लेवल तक अगर हम पढ़ेंगे तो फार्मासिस्ट में भी काम आ जाएगा। पीसीएस लेवल का हम पढ़ेंगे तो हमारा डीआई के लिए भी काम आ जाएगा। बहुत ज्यादा मैं रॉकेट साइंस नहीं पढ़ना, पढ़ाने को मैं बहुत हाई फाई लेवल पढ़ा दूंगा आपको, लेकिन कोई मतलब नहीं है। चलिए अब आते हैं जरा हम लोग इधर। मैं पीपीटी थोड़ा आपके लिए मेहनत करके लाया, तो उसको जो है जरा देखते हैं, ठीक है। ठीक है, हिस्ट्री एंड ओवरव्यू, समझ गए आप। सोर्सेस थोड़ा बता देता हूं, आप अगर पढ़ेंगे तो वैसे मैंने एक दिन जीएस वाले में बताया था, आप आर्ट एंड कल्चर के लिए फाइन आर्ट्स, जो फाइन आर्ट्स के आप एनसीईआरटी पढ़िए, नितिन सिंघानिया सिविल सर्विसेज के लिए। अभी इतना हाई फाई पढ़ने की जरूरत नहीं है तो ठीक, अच्छी बात है। एंशिएंट के लिए आरएस शर्मा, एनसीईआरटी क्लास 11th ओल्ड। मिडाइवल के लिए सतीश चंद्रा, चाहे आप स्टैंडर्ड किताब पढ़िए, चाहे सतीश चंद्रा के एनसीईआरटी पढ़िए क्लास 11th की। मॉडर्न के लिए विपिन चंद्रा इज वेरी इंपॉर्टेंट, विपिन चंद्रा। बाकी हिंदी मीडियम वाले जो पढ़ते हैं वो जैन एंड माथुर पढ़ते हैं, दुनिया भर की किताबें हैं, लेकिन इतना पढ़ने की क्या जरूरत है। झा एंड श्रीमाली पढ़ते हैं एंशिएंट के लिए, सब दुनिया भर की चीजें पढ़ते हैं। बट मेरे ख्याल से एनसीईआरटी इज सफिशिएंट। आरएस शर्मा, सतीश चंद्रा एंड विपिन चंद्रा, दीज आर द इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर द डिस्कसिंग दिस। ये पढ़ेंगे, कोई एनसीईआरटी बच्चों की तरह लिखी रहती है, तो अगर आपको जबरदस्त कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो एनसीईआरटी पढ़िए। इसके अलावा अगर आप बहुत अच्छी, आप सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको यू शुड गो फॉर तमिलनाडु बोर्ड बुक हिस्ट्री की। भाई साहब इतनी तगड़ी किताब है ना, आप झमाझम मजा आ जाएगा बिल्कुल। तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री की किताब इतनी जबरदस्त है, आप देखेंगे साउथ इंडियंस क्यों इतने शार्प ब्रेन होते हैं शायद इनमें, क्योंकि रिसोर्सेज, उनको नॉलेज जो इस लेवल का दिया जाता है। और हमें क्या है, प्राइवेट पब्लिकेशन का भैया फलाना ढेकाना पढ़ा दिया जाता है। जैसे मैं यूपी बोर्ड का पढ़ा हुआ हूँ, तो हमारे में तो 8-10 का वो वही पब्लिकेशन अंग्रेजी वाला, उसमें मतलब हम क्लास 5-6 तक खाली एबीसीडी पढ़ते रह गए, बताओ, ये हमारी अंग्रेजी थी। अभी जब एनसीईआरटी पढ़ा, जब डीपीएस तक पढ़े, जब सारी चीजें पढ़े, जब बी फार्मा किया, नाइपर से पढ़ाई की, जब पीएचडी सारी चीज, तब वो समझ में आया सारी चीजें कि नहीं भाई ये तो अपन के साथ झोल हो गया है, ठीक है। तब समझ में आया कि साउथ इंडियन पीपल्स के पास ब्रेन क्यों ज्यादा, क्यों वो शार्पली चीजें सोच पाते हैं, जस्ट बिकॉज दे आर यूजिंग हाई फाई टेक्निक। वो अपने लैंग्वेजेस को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंस देना भी चाहिए। सीखने के लिए लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर। अभी रीजनल लैंग्वेज में आप सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है। नॉलेज किसी लैंग्वेज का मोहताज नहीं होता है, नॉलेज इज नॉलेज। तो हिस्ट्री आपको जबरदस्त तरीके से पढ़नी है, गो फॉर तमिलनाडु बोर्ड बुक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए सोर्सेज भी आपको मैंने बता दिया, अभी आते हैं इधर पे, ठीक है। बोर तो नहीं हो रहे हो आप, मजा आ रहा है, थोड़ा टाइम हो गया है बट मजा आएगा पूरा एकदम, ठीक है। और ये मजा मैं पूरे देश को देना चाहता हूं। चलिए ठीक है। सो हिस्ट्री एंड ओवरव्यू हम लोग समझने वाले हैं। तो हिस्ट्री क्या है, क्यों हम पढ़े, इस पे मैंने आपको ज्ञान बांट दिया। तो फादर ऑफ हिस्ट्री कौन सा है, हेरोडोटस साहब हैं। अब देखो, पढ़ने के और हिस्ट्री को डिवाइड करने के तौर पर देखा जाए तो एक हिस्ट्री को बोलते हैं प्री हिस्ट्री, ठीक है, प्राक इतिहास। ठीक, प्राक इतिहास में ही आप देखेंगे उसमें अलग अलग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, प्री हिस्ट्री।
और फिर उसके बाद देखने को मिलेगा आपको सारी चीजें, पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक, नियोलिथिक। समझ में आई बात? तीन, हिस्ट्री को पढ़ने की दृष्टि से तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहले को बोलते हैं प्री हिस्ट्री, जिसको बोलते हैं हिंदी में प्राक इतिहास। इसका मतलब एविडेंसेस वगैरह थे तो, लेकिन हम पढ़ नहीं पाते थे, एविडेंसेस भी प्रॉपर नहीं थे ढंग से। दूसरा क्या है, प्रोटो हिस्ट्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं आद्य इतिहास। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि मतलब एविडेंसेस तो थे लेकिन हम पढ़ नहीं पाए थे। जैसे हड़प्पा सभ्यता, हमें सील मिली, मुहर मिली, सब कुछ मिले, लेकिन क्या लिखा हुआ उस पर वो सब समझ में नहीं आया हमें। तो ऐसी हिस्ट्री जहां पर चीजें हैं, लिटरेचर भी, लेकिन अपन को हवा ही नहीं लग रही है, पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो जेम्स प्रिंसेप वगैरह उन सब ने पढ़ने की कोशिश की सारी चीजें। तो ऐसा इतिहास जहां पर एविडेंसेस हैं लेकिन पढ़ नहीं सकते, उसको बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री, जिसको बोलते हैं आद्य इतिहास। ठीक है, प्री हिस्ट्री में चीजें तो हैं लेकिन पढ़ने होने का कोई चक्कर तो है नहीं। अभी हिस्ट्री क्या है, सबसे डेवलप है। अभी इधर पे सारी चीजें आपको गवर्नमेंट का डेटा मिल रहा है, सब कुछ प्रॉपर, सब कुछ एक्सप्लेन्ड है, कोई कंफ्यूजन नहीं है डेट्स को लेके। एवरीथिंग हैज बीन प्रॉपरली एविडेंसेस, दैट इज कॉल्ड एज हिस्ट्री। ठीक है, चलिए। तो प्राक इतिहास आप देखोगे 5 लाख बीसी से 4000 बीसी तक आपको देखने को मिलेगा। और इसी में पत्थर वाला जो युग था, स्टोन युग, स्टोन एज। क्यों? क्योंकि पत्थर आम इंसान की जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा था। पत्थर से घिसते थे, पत्थर से शिकार करते थे। ठीक है, पत्थर से आग जला रहे हैं, पत्थर से हमले कर रहे हैं, पत्थरों के औजार बना रहे हैं शार्प कर करके। सो पत्थर वॉज, स्टोन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ दैट टाइप ऑफ ह्यूमंस। सो डेफिनेटली इसीलिए स्टोन एज बोला गया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे से पता लगता है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से, कोई स्क्रिप्ट लिखी नहीं हुई है, कोई रिटन एविडेंसेस नहीं है। और केव पेंटिंग आप देखोगे, अजंता की गुफाएं देखोगे आप मध्य प्रदेश में विदिशा में जो गुफाएं हैं, वहां पर आप देखोगे इस तरीके के डायग्राम्स बने हुए हैं, शिकार करते हुए दिखाए गए सारी चीजें। तो आपको आइडिया लगेगा, लोग गुफाओं पे लिखते थे अपने जज्बात को, भावनाओं को। जैसे आजकल की जनरेशन क्या करती है, फलाना पुराना किला, ढमाका किला जाती है, वहां आई लव यू लिख के चले आती है, फलाना लफ्ज फलाना। तो ऐसा हमारे पूर्वज भी करते थे। ठीक है, वो भी अपने जज्बात लिखते थे। लेकिन आज के कपल्स हमारे क्या ज्यादा एडवांस है, कुछ भी लिख के चले आते हैं वहां पर, और पुलिस जाती फिर सूद के चले आती उनको। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे, कोई स्क्रिप्ट नहीं था, कोई रिटन एविडेंस नहीं था उस समय। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज थी केव पेंटिंग, गुफा चित्र। गुफाओं में आप अंदर जाओगे ना, गुफा के अंदर आप देखोगे डायग्राम बने हुए, पता नहीं कितने 2,500-3,000 हजार बीसी के पुराने का अभी तक वो गुफा चित्र बने हुए हैं। सोचिए, पत्थर। ठीक है, और मैन, आदमियों की जो उत्पत्ति हुई वो प्लिस्टोसिन, ये जो युग होते हैं ना, उसमें एक प्लिस्टोसिन युग था जो आइस एज का था, उसमें। समझ में आई बात? अभी ये जो प्री हिस्ट्री है, इसको भी हमने 3 भाग में डिवाइड किया है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। ठीक है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। समझ में आई? अभी इसको प्री हिस्ट्री की हिंदी में क्या बोलेंगे, पाषाण काल। पाषाण मतलब पत्थरों का काल, समझ गए? हिंदी में बोलते हैं इसको, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस ये सब। पैलियोलिथिक मतलब पूरा पाषाण काल, मेसोलिथिक का मतलब मध्यकालीन, और नियोलिथिक का मतलब नव पाषाण काल। ठीक है, समझ में आई? तो पैलियोलिथिक को ही बोलते हैं ओल्ड स्टोन। तो अभी ये जो एज है ना, इसको भी हमने डिवाइड कर दिया थोड़ा डीप समझने के लिए। तो 10,000 बीसी तक जो पहले था वो पैलियोलिथिक था। तो इसमें इंसानों का नेचर क्या था, इंसान वॉज हंटर्स एंड गैदरर्स। भैया खाली जाके मारना है, खाना है, इकट्ठा करना खाना। अभी क्या हम मारने खाने इकट्ठे की बात कर रहे हैं? अभी हम लोग बहुत एडवांस हो चुके हैं, अभी उधर पे खाना नहीं मिल रहा था इनको। तो मारने खाने का हंटर और गैदरर्स। तो हंटिंग और गैदरिंग का काम मनुष्य का किस एज में था, पैलियोलिथिक में था और प्री हिस्ट्री में था। ये बात आपको पता होना चाहिए साहब। ठीक है, तो वो जो गुफा का नाम मैं बता रहा था, भीमबेटका गुफा बोलते हैं। भीमबेटका गुफा कहां है, मध्य प्रदेश में है। कर्नूल केव्स आंध्रा में। ये सब किस समय की है, पैलियोलिथिक ओल्ड स्टोन एज की हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए, मिडिल स्टोन एज क्या थी, 10,000 से 6,000 बीसी। अभी देख रहे हो बीसी कम हो रहा है, एडी की तरफ हम मूव कर रहे हैं। तो यहां पर हंटर्स तो था लेकिन हर्डर्स भी था, यहां पर पालतू जानवर। इधर पे क्या है कि शिकार कर रहा है, खाना इकट्ठा कर रहा है, पत्ते लपेट के रह रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर पे क्या है, शिकार तो कर रहा है लेकिन साथ साथ पालने की टेंडेंसी जो है ना, पशुपालन की टेंडेंसी, वो कहां से आई, मेसोलिथिक। आपसे पूछा जा सकता है कि पशुपालन कहां से शुरू हुआ। एनिमल्स जो कैटल्स हैं उनके पालने का सिस्टम कहां से स्टार्ट हुआ,
मेसोलिथिक से सिस्टम, इंसानों की जिंदगी में स्थायित्व आया, क्योंकि पहले गुमराह वाली जिंदगी, खाना बदोश वाली जिंदगी थी। अभी थोड़ा सेटल हुए कि नहीं यार अभी पेट भरा है, थोड़ा सेटल होते हैं, खेती बाड़ी करने लगे। पहले घूम रहे थे, तो अभी पेट भरा है, बच्चा खुश, तो सेटलमेंट टेंडेंसी थोड़ी सी इनके अंदर आई। और इस समय का जो सबसे बड़ा लक्षण है माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ का मतलब बड़े बड़े पत्थर। आप साउथ इंडिया में जाओगे, जहां पर लोग मरते हैं ना, बड़ा सा पत्थर उसके बगल में रख दिया जाता है कि भैया ये हमारे बाबा है, दादा है, चाचा है, खानदान के हैं ये, ठीक है, जज्बात से मत खेलना इनके, ये हमारे चाचा दादा पापा सब है। तो आजकल वो पत्थर रखने वाली जो टेंडेंसी है साउथ इंडिया की हिस्ट्री में आप देखोगे, तो बड़े बड़े पत्थर जो आपको देखने को मिलेंगे वो किस युग में देखने को मिलेंगे? मेसोलिथिक में। कभी पूछा जाए माइक्रोलिथ्स कहां पर ऑब्जर्व किए गए थे? दे वर इन द मेसोलिथिक सिस्टम, ठीक है। लास्ट वाला क्या है? न्यू एज, जो आपको 6000 से 4000 बीसी आपको देखना। अभी देखो इधर क्या है कि घूम रहे थे खाना बदोश की तरह, इधर पालना स्टार्ट कर दिया, थोड़ा सा इनके अंदर स्थायित्व आ गया। तो जब स्थायित्व आ गया, क्यों? तो जब ये एक जगह ठहरने लगे तो ये सोचे नहीं यार कुछ बैठे बैठे निठल्ले उतर घर पे क्या करेंगे, चलो खेती बाड़ी कर लेते हैं। तो ये खेती बाड़ी करने लगे, खेती बाड़ी करने लगे तो खाना भी उगाने लगे। पहले खाना मार के खा रहे थे, अभी उगाने लगे ये। तो अभी इधर इनका देख लो, समय के साथ साथ चीजें चेंज हो रही हैं। फूड प्रोड्यूसर्स है, पत्थर जो पहले घिसे पिटे ऐसे आ रहे थे, अभी क्या है समय के साथ साथ एडवांस हो गए, पत्थर नुकीले होते जा रहे हैं इधर पे, ठीक है। एनिमल्स को पाला जा रहा है। पहला एनिमल जो था वो टेम्ड किया गया था, वो डॉग था। अभी इधर माइक्रोलिथ आपको नहीं दिखेगा, और इंसानों को दफनाने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई आपकी किसमें? न्यूलिथिक में। तो पैलियोलिथिक में क्या है कि हंटर्स एंड फूड गैदरर्स, ये इंपॉर्टेंट है, केव पेंटिंग्स वगैरह। मेसोलिथिक में सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या है? हंटर्स के साथ साथ हर्डर्स भी हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है माइक्रोलिथ्स। सो माइक्रोलिथ कहां मिले हैं? मेसोलिथिक में। समझ में आई बात? न्यूलिथिक में क्या है? नवपाषाण काल में कि आदमी सेटल हुआ तो सोचा कि यार क्यों निठल लोग इधर बैठे, कुछ काम धाम करते हैं। अभी भाई आपने बीफार्मा कर लिया तो क्या आप घर बैठोगे? कुछ ना कुछ हाथ में चुल मचेगी, कुछ ना कुछ करोगे, भले से 10-20 हजार 30 हजार करो आप, बट करोगे कुछ ना कुछ आप। तो इधर पे एग्रीकल्चर आपने किया, तो एग्रीकल्चर किया तो उससे खाना आया। फिर सोचा कि यार थोड़ा सा, अभी देखो कोविड में हमारे पास कोई काम धंधा नहीं था, क्या कर रहे थे? घर में बैठे हुए थे, तो खुद दबा के इंटरनेट यूज कर रहे थे, दबा के एक दूसरे की बुराई कर रहे, दबा के गरिया रहे हैं, दबा के बीबी की पिटाई हो रही, बीबी आदमी की पिटाई कर रही है, एक दूसरे का काम करवा रहे हैं। ये सब भी चीजें, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस कोरोना में खूब बढ़े हैं दबा के, ठीक है। अब ये ट्रेंड चला कोविड के बाद, आप देखोगे ऑनलाइन एजुकेशन आ गया कोविड के बाद। आप देखोगे जानवरों को पालने की टेंडेंसी, पेट्स को रखने की टेंडेंसी पहले भी थी, लेकिन अभी कोविड में ज्यादा हो गई। लोगों का जानवरों से प्यार बढ़ गया, महाभारत और ये सब लोग देखने लगे घरों में बैठ के, संस्कार जगने लगे। तो ये डोमेस्टिक टेम्ड एनिमल्स, माइक्रो सबसेट, दफनाने के लोगों की, बर्तन, मृद भांड जिसको कहते हैं पॉटरी सिस्टम, बर्तन सिस्टम यहाँ आने आपको स्टार्ट हो जाएंगे। भाई खेती बाड़ी करोगे, खाना पकाओगे, घर में रहोगे तो बर्तन चाहिए ही होगा, तो ऑटोमेटिकली एक दूसरे से चीजें आने लगेंगी। पत्थर नुकीले होते चले गए, शार्प होते चले गए। बोला जाए कि पॉलिश स्टोन कहां यूज किया गया था? न्यूलिथिक में यूज किया गया था। समझ में आई बात? गॉट द पॉइंट? चलिए अभी तो और मजा आएगा। अभी ये हमने सारा किस पे ज्ञान बांटा? प्री हिस्ट्री, जिसको बोलते हैं प्राक इतिहास, जिसमें सारा हम डिपेंडेंट किस पे हैं? खुदाई पे हम लोग डिपेंडेंट है, जो पुराने एविडेंस है जो उन पे हमको मिल रही है। कोई लिखी हुई बात नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, कोई सोर्स नहीं है। मेन सोर्स आपका क्या है? गुफा चित्र जो केव में लिखे हुए, उसी जज्बात पे हम ये पूरा ही पढ़ रहे हैं। अभी आपकी दूसरी हिस्ट्री कौन सी है? प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो बोले तो आद्य इतिहास। इसका मतलब क्या साहब? स्क्रिप्ट तो थी, रिटन एविडेंस था, लेकिन किसी का औकात नहीं थी कि पढ़ ले। It means evidences were there, but we were unable to read. That is called as proto history. और उसका एग्जाम्पल आपका ये कब से कब है? 2500 से 600 बीसी आप देखोगे। हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, कैल्कोलिथिक, तो मेटल्स और आयरन एज, ये सब जो आया वो किसका इतिहास है? हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, लौह युग, ये सब किसका पार्ट है? प्रोटो हिस्ट्री। समझ गए? हड़प्पा सभ्यता किसका पार्ट है? प्रोटो हिस्ट्री का। फिर इतिहास आता है 600 बीसी के बाद, ठीक है, जहां पर स्क्रिप्ट भी है, दबा के हम उसको पढ़ सकते हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी हैं, लिटरेचर भी पूरे हैं हमारे पास, फॉरेन लिटरेचर भी है। हम कोहिनूर हीरे की बात कर रहे हैं, जो ब्रिटिश म्यूजियम में एविडेंसेस रखे उसको भी लाने की बात कर रहे हैं, एक्सट्राडाइट करने की बात कर रहे हैं, सब कुछ। समझ में आई बात? तो इतिहास यहां से शुरू हुआ है। आप मुझे बताइए, ये जो आग है, फायर है, वो किस जमाने में आई? मुझे बताइएगा, ठीक है। ये जो व्हील की डिस्कवरी, ये जो पहिया घूमी घूमी करने वाला आया, ये कब आया? इन यहां पर कहां पर आया वो पहिया? आपसे सवाल पूछे जा रहा हूं, बताइएगा आप। ये घूमी घूमी करने वाला पहिया कब आया,
और ये पत्थर रगड़ रगड़ के आग कैसे आ गई, कहां पर आ गई, इनमें कहां पर ये फिट होती है? ये 2 सवाल आपसे पूछे जा रहा हूं, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है? नहीं होगा मैं कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके आंसर दे दूंगा। ये 2 सवाल आपसे पूछे जा रहा हूं मैं, ठीक है? चलिए, बाकी चार्ल्स डार्विन साहब थे, उनकी किताब थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। भैया जो संघर्ष करेगा वो जिएगा, जो संघर्ष नहीं करेगा जाए किनारे। कुत्ते के बच्चे देखते हो 10-12 बच्चे होते हैं, भैंस का बच्चा हो, किसी का बच्चा हो, जो जो सर्वाइव करेगा ठंड में, जो झेल जाएगा वही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो संघर्ष करेगा, जो अडॉप्ट कर लेगा वही जिंदा रहेगा। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थियरी, या इनकी किताब थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, किसने लिखा था? चार्ल्स डार्विन, डार्विन साहब ने लिखा हुआ था। ओके, चलिए अभी इधर समझ में आ गया, ठीक। अभी थोड़ा सा टाइमलाइन, क्योंकि इतिहास में हम कहते हैं क्या सर कितना टाइमलाइन हम लोग पढ़ेंगे अपन लोग, ठीक है? इसको मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, अभी थोड़ा सा खाली सरसरी, क्योंकि ये क्या है, ओवरव्यू है, आपको पता रहे कि अच्छा इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया, तो अपन लोग इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला जो आपको सभ्यता देखने को मिलता है, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट, मैंने छोटा छोटा लिखा हुआ है। पहली नगरी सभ्यता किसे बोला जाता है? इसको। सेकंड अर्बन सिविलाइजेशन महाजनपद को, ठीक है? तो हड़प्पा सभ्यता क्यों बोला गया? क्योंकि पहला शहर जो डिस्कवर किया गया था उसका नाम हड़प्पा डाला गया, इसलिए हड़प्पा सभ्यता इसका बोल दिया गया। सिंधु नदी के किनारे था, इंडस नदी के थे, इसलिए इंडस रिवर सिविलाइजेशन बोल दिया गया। अक्सर सभ्यताएं नील नदी की सभ्यता, इंडस नदी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा था, पानी मिल जाता था, ट्रांसपोर्टेशन का हिस्सा था, ठीक है? ज्यादातर आप देखोगे सभ्यताएं जो है नदियों के किनारे ही, समुद्र के किनारे ही आपको दिखेंगी। फिर उसके बाद आता है हड़प्पा के बाद वैदिक सभ्यता। वैदिक में भी उत्तर वैदिक काल आता है। वैदिक काल में क्या है कि सारी चीजें ठीक है, ऋग्वेदा और अथर्ववेद, ये सब वेद वगैरह ज्यादा सारी चीजें आप पढ़ते हो, लेकिन उसमें लेटर वैदिक आता है जिसमें देखोगे महिलाओं की स्थिति गिर गई है, कर्मकांड वगैरह बढ़ जाएंगे, चीजें कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हो गई। और जब कॉम्प्लिकेट हुआ तो उसी वजह से बुद्धिज्म और जैनिज्म आ गया, ठीक है? महिलाओं की स्थिति गिरने लगी, इकोनॉमी गिरने लगी, लोगों का अत्याचार बढ़ गया, सारी चीजें होने लगी, इसी वजह से बुद्धिज्म और जैनिज्म आ गया। तो बुद्धिज्म आप देखेंगे फोर्थ लार्जेस्ट रिलीजन है, पाली लैंग्वेज ज्यादातर यूज करते हैं। बुद्धिज्म बात किसकी करता है? मिडिल पाथ, मध्यम मार्ग की बात करता है हमेशा बुद्धिज्म, ठीक है? जबकि जैनिज्म किसकी बात करते हैं? अहिंसा, अहिंसा, ठीक है? हीनयान महायाना सेट किससे संबंधित है? बुद्धिज्म से। ये हम जो डिटेल में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा बहुत आइडिया आपको दे रहा हूं, ठीक है? फिर उसके बाद जैनिज्म में आप देखेंगे अनेकवाद का कॉन्सेप्ट आया, फिर प्राकृत लैंग्वेज यहां पर देखेंगे, फिर मौर्य डायनेस्टी आई जिसमें क्या बहुत सारे रूलर देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका, ये सब। फिर अलेक्जेंडर का आक्रमण भी यही हुआ, नंदों का जो समय था, ठीक है? आचार्य चाणक्य का भी रोल आप देखेंगे यहां पर, ठीक है? सब कुछ। फिर उसके बाद आप देखेंगे गुप्ता डायनेस्टी आई, गुप्ता डायनेस्टी यहां पर सेकंड अर्बनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। संगम काल भी आपको देखने को मिलेगा वहां साउथ इंडिया में आपको। हुड़ों का आक्रमण, हुड़ों का आक्रमण कब हुआ था? ये गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पर हुआ था। पोस्ट गुप्ता में हर्षा पीरियड हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पोस्ट हर्षा के बाद राजपूत आ जाएंगे, यहां से हमारा मध्यकालीन इतिहास चालू हो गया। फिर साउथ इंडिया में बहुत सारे किंगडम थे, पल्लवाज, चालुक्याज, कुषाण वगैरह, ये सब सारी चीजें जो है ये सब। फिर नॉर्थ इंडिया में कुछ किंगडम्स थे, जैसे आप देखोगे प्रतिहार, ठीक है, राष्ट्रकूट, इन सब के बीच लड़ाई हुई, ठीक है? ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। देन आफ्टर दैट आप देखोगे साउथ इंडिया में चोलाज का बहुत था, चोलाज बड़ा नेवी पावर में बहुत अच्छे थे चोलाज वगैरह आप देखोगे। तो चोलाज के ही और शिवाजी का ही आप देखेंगे कुछ आपको चीजें वहां पर साइन सिंबल्स मिलेंगे हमारे इंडियन नेवी में, झंडे वगैरह में आपको देखने को मिलेगा। फिर राजपूत पीरियड में फॉरेन अटैक्स भी, कुछ अरब ने अटैक किए, जैसे मोहम्मद बिन कासिम वगैरह ने। तुर्क में जैसे अलप्तगीन, सुबुक्तगीन और मोहम्मद गजनी और ये सब, मोहम्मद गोरी और ये सब अटैक किए। फिर तराइन का बैटल हुआ, पृथ्वीराज चौहान का मैटर, राजपूतों का इतिहास आप देखेंगे। फिर दिल्ली सल्तनत आया, उसमें पहला जो था शासन था स्लेव या मामलुक डायनेस्टी। अभी मैं इतना ज्यादा डीप नहीं पढ़ा रहा हूँ, केवल ओवरव्यू पढ़ता जा रहा हूँ, सो दैट यू विल हैव एन आइडिया, क्योंकि ओवरव्यू है। अभी डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? फिर खिलजी आया, फिर तुगलक आया, फिर सैयद आया, फिर लोधी आया, लोधी को ही हरा के फिर बाबर, उधर हरा के बाबर, फिर मुगल्स वगैरह आ गए। उसी बीच में विजयनगर एम्पायर, कृष्णदेव राय का पढ़ते हैं, हम्पी रूइंस के बारे में आप पढ़ते हैं, ठीक है? बहमनी किंगडम के बारे में पढ़ते हैं, बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं आप। फिर इसके बाद भक्ति मूवमेंट आपको देखने को वही मिलेगा। फिर एंट्री के मुगल होती है, तो यहाँ पर मैं एक ट्रिक बनाई, बादशाह बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इस तरीके से। फिर लेटल मुगल आए जो बड़े निठल्ले थे, जो कि अपने पूर्वजों की सारी चीजें नहीं संभाल पाए, तो वहां पर देखने को बैटल ऑफ प्लासी बहुत इंपॉर्टेंट, बैटल ऑफ बक्सर, इसका महत्व क्या है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस।
फिर सोशल एंड कल्चरल अवेकनिंग हमें देखने को मिलेगा, राजा राम मोहन राय और डेरेजो का आंदोलन, यंग बंगाल आंदोलन डेरेजो ने करवाया था। फिर देवेंद्रनाथ टैगोर का, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्होंने की फीमेल एजुकेशन पे, विडो मैरिज सिस्टम पे काफी काम किया था। यूपीएससी में पूछा गया था सवाल ईश्वर चंद्र विद्यासागर पे 2019-20 में, ठीक है। फिर सोशियो रिलीजियस मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, थियोसॉफिकल सोसाइटी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये सारी चीजें। एनी बेसेंट का रोल आपको देखने को मिलेगा। फिर अलीगढ़ स्कूल वगैरह की स्थापना सैयद साहब ने की। एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में, जो आजकल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। फिर स्वदेशी बाइकआउट की बात हुई, ये सब सारी चीजें। फिर मुस्लिम लीग बनी, फिर सूरत स्प्लिट जो हुई, ये सब। मॉरलेमेंट सुधार क्या था, ये सब। फिर उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 18 के बीच हम पढ़ेंगे। देन आफ्टर दैट गदर पार्टी, फिर होम रूल आंदोलन जिसमें बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के बीच था। लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस पढ़ेंगे। गांधी जी की एंट्री होती है 1915 में। अब ये सब सारी चीजें, 1917 में पहला आंदोलन, सफल आंदोलन था इनका, ठीक है। मोन्टू की चेम्सफोर्ड आंदोलन पढ़ेंगे। फिर रॉलेट एक्ट पढ़ेंगे, ये सब सारी चीज। जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ेंगे। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि दे दी थी, उसको पढ़ेंगे हम लोग वापस। खिलाफत मूवमेंट उस समय भारत में चल रहा था, ठीक है। चौरी चौरा हत्याकांड जो 5 फरवरी 1922 को हुआ था, जिसके बाद गांधी जी ने अपना अहिंसा आंदोलन जो है, अपना वो आंदोलन रोक दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद दो लोग नाराज होके टिन्ना के जो है, दोनों ने पार्टी स्टैब्लिश कर थी, तो सीआर दास और मोतीलाल नेहरू साहब ने। फिर उसके बाद कुछ बगावती लोग भी हमारे उसमें आए, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन वगैरह, ठीक है, सचिन सान्याल वगैरह, HSRA वगैरह, ये सब आप देखेंगे। भगत सिंह की एंट्री हुई यहाँ पर, चंद्रशेखर आजाद की एंट्री हुई। ये लोग चाहते थे भाई, इनकी धारा थी कि हम थोड़ा सा डरवा के सरकार को बोलेंगे, क्योंकि ऐसे सीधे से काम चलेगा नहीं। फिर दुनिया भर की सारी रिपोर्ट्स वगैरह भी आई, लाहौर कंस्पिरेसी वगैरह आया। फिर लाहौर का कांग्रेस सेशन आया, दांडी मार्च आप देखेंगे, गांधी जी पूरी फौज लेके पहुंच जाते हैं, वो सारी चीजें। फिर गांधी जी से जो है अरविंद के बीच समझौता होता है। फिर यही मुद्दा फंसता है कि भगत सिंह को जो फांसी वगैरह की गांधी जी चाह सकते थे, बचा सकते थे, लेकिन गांधी जी ने बात नहीं किया। यहाँ पर गांधी जी क्रिटिसाइज होते हैं। फिर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, थर्ड में नहीं जाते हैं। फिर सेपरेट इलेक्ट्रोड की बात होती है। और फिर गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच मतभेद होता है थोड़ा, SC कम्युनिटी को लेके, तो पूना पैक्ट के थ्रू उसका समाधान होता है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है, जिसके तहत हमारा पूरा संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, दैट इज फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। फिर वर्ल्ड वॉर 2 होता है। फिर पाकिस्तान की बात होती है, इंडिविजुअल सत्ता की बात होती है। फिर हम लोग क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करते हैं। पैरेलल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आता है, मतलब सरकार अंग्रेज का शासन चल रहा है, उसके साथ साथ लोकल वाले भी अपना शासन चला रहे हैं, ठीक है। पैरेलल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर आया था। फिर INA ट्रायल वगैरह आप देखेंगे, आजाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस का आप देखेंगे कॉन्सेप्ट, सारा चीज, ठीक है। देसाई लियाकत पैक्ट आप देखेंगे, राजगोपालचारी का फॉर्मूला देखेंगे, वेबल फॉर्मूला देखेंगे, शिमला कॉन्फ्रेंस देखेंगे, माउंटबेटन का 3 जून 1947 के बाद जो है ट्रांसफर ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट देखेंगे। फाइनली एक पेनफुल दर्द भरा पार्टीशन होता है और भारत आजाद हो जाता है। ये पूरी चीजें हम पढ़ने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो वैसे मैं डिटेल में आपको पढ़ाने वाला हूं सारी चीजें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। आप बताइएगा कैसा आपको सेशन लगा, जबरदस्त लगा, मजा आया, ठीक है, बताइए जरा। अभी लास्ट में थोड़ा फास्ट कर दिया, वो जानबूझ के किया है, क्योंकि उसको मैं पढ़ाने वाला हूं, एक एक इवेंट को, एक एक इवेंट को बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना, ठीक है। इतने जल्दीबाजी में नहीं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर। अभी थोड़ा रात हो गया है, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने सेशन को आपको आइडिया देने के लिए, तो पूरा क्या क्या टॉपिक हम पढ़ने वाले, इतना बड़ा हिस्ट्री है हमारा। और यस, हिस्ट्री में चीजें वही पुरानी घिसी पिटी आ रही हैं, तो हिस्ट्री में तो वही सारी चीज, कुछ बदलने वाला तो है नहीं, बहुत ज्यादा अपडेट तो है नहीं। इंटरनेशनल रिलेशनशिप या पॉलिटिकल साइंस तो है नहीं कि रोज मोदी जी यात्रा कर रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ स्कीम लॉन्च हो रही है, कुछ ना कुछ घट रही है दुनिया में, तो चीज अपडेट होंगी। इधर तो सब कुछ हो चुका है, उसी को घिसे पिटे पढ़े जा रहे हम लोग। सर ये नोट्स भी कंटेंट में है, बिल्कुल नोट्स अपलोड हो जाएंगे, और है भी। मैं स्टार्टिंग से ज्वाइन नहीं किया सर, कोई बात नहीं तनवीर जी, आपने अगर स्टार्टिंग से नहीं ज्वाइन किया, आप ज्वाइन किया है तो कोई दिक्कत नहीं। ये तो सेशन 10 मिनट के बाद अपलोड होकर लाइव क्लासेस में दिखने लगेगा, और फिर 2-4 दिन बाद जैसे मुझे समय लगेगा, मैं आपको क्या करूंगा, उसको पूरा अरेंज कर दूंगा। टेंशन मत लीजिए, जबरदस्त क्वालिटी के साथ आपको चीजें मिलने वाली हैं। ऐसा इतिहास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, GS पढ़ाऊंगा ना कि आप याद रखोगे कि हाँ किसी ने पढ़ाया था। अभी कोर्स लिया हूं सर, कोई बात नहीं तनवीर जी, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म, ठीक है। आप सभी से विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप प्लीज इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, फार्मा पाथफाइंडर्स एप्लीकेशन के बारे में बताइए, ठीक है। कोर्सेज वगैरह के बारे में लोगों को बताइए, ठीक है। मजा आया तो आप इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ।
कि सर ऐसा प्लेटफॉर्म जो पढ़ने में बड़ा मजा आ रहा है, झमाझम में बिल्कुल। ठीक है, आप सभी को पता है कि ये हमारा फार्मा पाथफाइंडर्स एप्लीकेशन है जिससे आप क्लासेस वगैरह देख रहे हैं। जो लोग नहीं जुड़े उनको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं मैं। ठीक है, अगर वीडियो अगर उन तक पहुंचती है, स्टोर ऑप्शन है, यहाँ पर सारे कोर्सेज वगैरह हैं, आप देखेंगे इधर तो सारी चीजें आपको दिखेंगी। ठीक है, ये देखिए आप यहाँ से कोर्सेज वगैरह उत्तराखंड का, गुजरात का, अभी ESIC की वैकेंसी आ गई, संकल्प बैच है, एम्स के लिए मंजिल बैच है, जीपट 2024-25 के लिए। इधर पे आप चैट ऑप्शन है, आप जहाँ पे बात कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, सारी लाइव क्लासेज है। तो फार्मा पाथफाइंडर्स एप्लीकेशन पर आप जो है इसको कर लीजिए। ठीक है, चलिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक, ठीक है, थोड़ा सा ऐप का आइडिया दे देता हूँ। ऐप में बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। फार्मा पाथफाइंडर इसी नाम से आपको करना है। ठीक है, जिस पे आप जुड़े हुए हैं, फार्मा पाथफाइंडर्स नेम, लोगो यही देखना आपको, कैप्सूल वाला आइकन, इसी को आपको ज्वाइन करना। ठीक है, ये सारी चीजें यूट्यूब वगैरह पे जब भी क्लासेस होती हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन वगैरह में सारी चीजें डाल देता हूँ। नाउ इट्स टाइम फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। आप फटाफट पूछ लीजिए, कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। तनवीर जी, सब कंटेंट ऑप्शन में है, एवरीथिंग इज इन द कंटेंट ऑप्शन, आपको सब कंटेंट ऑप्शन से मिल जाएगा। ठीक है, कुछ सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस। ठीक है, बाकी लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, भूख लग गई है क्या? अमित जी इज देयर, शारदा मुखर्जी इज देयर, मेघा जी इज देयर, कमन इज देयर, अरुण इज देयर, पूजा चौहान इज देयर, शिवांशु इज देयर। काफी लोग अभी जुड़े हुए हैं, मैदान में टिके हुए हैं। MK सिंह जी हैं। आवाज नहीं आ रही किसी की। ठीक है, आप बस इतना जान लीजिए, जो मेरा एक्सपीरियंस, जहां जहां एक्सपीरियंस है मैं उसको भरपूर यूज करने वाला हूं। अभी इधर पे मैं सिविल सर्विसेज वाला एक्सपीरियंस यूज करूंगा, उधर पे मैं जो मैं नाइपर PhD, उधर जो जितने भी जिंदगी मैंने जो कुछ भी उखाड़ा हुआ, जो कुछ भी किया हुआ, वो सारी चीजें मैंने जो है वो शेयर करने वाला हूं मैं। ठीक है, तो उधर पे फार्मा सेक्शन जब पढ़ा रहा हूं तो वहां पे DI का जो मेरा एक्सपीरियंस है, SIC का एक्सपीरियंस है, दैट आल्सो आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू। लैपटॉप के लिए कौन सा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है? मेगा जी, लैपटॉप के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 9519980214 पर व्हाट्सएप करिए, मुझे पर्सनली कनेक्ट करिए। मैं आपको वेब लॉगिन और कोड वगैरह शेयर कर दूंगा। यू विल बी एबल टू कनेक्ट ऑन लैपटॉप। ये क्लास आपको लैपटॉप पर भी एक्सेस है, ये क्लास आपको आईफोन पे भी एक्सेस है। आईफोन के लिए सबसे पहले आपको माई इंस्टीट्यूट ऐप करना है। माई इंस्टीट्यूट, रेड कलर का आइकन आएगा, ये भी अपन का ही ऐप है, माई इंस्टीट्यूट। इसके अंदर एक कोड डालना पड़ेगा, ORG कोड, RBZQT, R फॉर रेड, B फॉर बॉल, Z फॉर जेब्रा, Q फॉर क्वीन, T फॉर ट्री। अभी क्या होगा कि सीधे फार्मा पाथफाइंडर्स आपका खुल जाएगा। एंड्रॉयड पे डायरेक्टली अवेलेबल है, बट जब आप iOS पे यूज करोगे तो माई इंस्टीट्यूट आपको डाउनलोड करना है, ORG कोड डालना है, फार्मा पाथफाइंडर्स खुल जाएगा। स्टोर ऑप्शन में जाके कोर्स परचेज कर सकते हो, कोर्स परचेज किया तो एक्सेस कर सकते हो आप, बाकी चैट ऑप्शन वगैरह। लैपटॉप के लिए एक वेब लॉगिन है। ठीक है, जब मैं यूट्यूब वगैरह पे सारी चीजें रहती हैं तो मैं वेब लॉगिन वगैरह भी शेयर कर दूंगा आपको। मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पे आप कनेक्ट करिए, मैं आपको वेब लॉगिन और कोड वगैरह शेयर कर दूंगा। माइक्रो का मतलब बड़े, लिथ का मतलब पत्थर, बड़े पत्थर, कुछ ऐसे नुकीले से बड़े से पत्थर, माइक्रोलिथ। जैसे मान लो कोई बॉडी पड़ी हुई है, उसके बगल में बड़ा सा पत्थर रख दिया, भैया हमारे ये दादा है। ठीक है, तो माइक्रोलिथ, बड़े पत्थर। लिथ का मतलब, लिथिक का मतलब पत्थर, माइक्रो का मतलब बड़ा, बड़े पत्थर। ठीक है शिवांशु जी, तो मेरे ख्याल से मैंने आपके डाउट्स भी क्लियर कर दिए। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर फ्यू मोर सेकंड्स। कुछ और डाउट है तो आप पूछ लीजिए, नहीं डाउट है तो फिर हम सेशन को क्लोज करते हैं। ठीक है, अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग, प्लीज अपने दोस्तों को बताइए, शेयर करिए। बेवजह 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 फलाना डेम का ऐसे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर रहे जो क्वालिफाइड है ही नहीं, फंस रहे हैं, दे आर इन द ट्रैप। कि इतने हजार मटेरियल, इतने 100 वीडियोस हैं, बट दैट इज अ नंबर गेम, दैट इज अ नंबर ट्रैप।
सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, आप बताइए, उनका पैसा बचाइए सही जगह पर, क्योंकि ये वैकेंसीज बार बार नहीं आती हैं। 2 साल 3 साल 4 साल कब आएंगे कुछ पता नहीं अभी इधर पे। तो अभी आपको इस मौके को भुनाना है, अच्छे से यूज करना है, ठीक है। बात पैसे की नहीं है, बात समय की है, ट्रस्ट की है। तनवीर सिंह सर संडे को भी क्लासेज, देखिए भाई साहब संडे को थोड़ा सा ऑफ रखते हैं हम लोग, अपन के भी दिमाग को रिलैक्स चाहिए और आप लोग को भी रिलैक्स चाहिए, ठीक है। संडे झमाझम मौज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फैमिली टाइम है, अभी इधर मैं जाऊंगा तो सीधे मेरा फैमिली टाइम है, तो संडे को हम लोग क्लासेस ऑफ रखते हैं जनरली, ठीक है। हाँ हो जाती हैं क्लासेस, अगर आज क्लासेस नहीं हो पाती है तो मैं संडे को रख देता इसको। तो संडे को तभी क्लासेज होंगी जब क्लासेस, क्योंकि हमें सिलेबस कवर करके देना है, जिम्मेदारी लिए, मुझे नींद नहीं आती है टेंशन के मारे कभी कभी जब सिलेबस टाइम पे करना होता है। बात पैसे की नहीं, बात आपने भरोसा किया है, तो मैं चाहता हूं कि आपका भरोसा टूटे नहीं, आप इस प्लेटफॉर्म से अच्छा एक्सपीरियंस लेके जाएं। तो ऑफिशियली देयर इज नो क्लास ऑन संडे, मंडे टू सैटरडे ही होंगी, बट संडे को तभी क्लासेज होंगी जब सिलेबस नहीं होगा या फिर एग्जाम आ गया, सिलेबस थोड़ा लेट हो रहा है तो कर लेंगे संडे को क्लास। यस, टाइम का पता चलेगा, टाइम को आपको चैट ऑप्शन है एप्लीकेशन में, उधर पे ग्रुप है आपका, उस ग्रुप में आपके पास मैसेज आएगा, सारी चीज आपको पता लगेंगी। जैसे अभी आपके पास मैसेज आया, आप जुड़ गए, इसके पहले फार्मा क्लास हुई थी, वो भी बच्चे जुड़े हुए थे। सो यू विल बी प्रॉपरली कन्वेड, ठीक है। चलिए, तो जिनको iOS पे चलाना है ये प्रोसेस करके आप एक्सेस ले लीजिए, जिसको लैपटॉप पे एक्सेस चाहिए ये नंबर पे मेरे को कांटेक्ट करिए, मेरा पर्सनल नंबर है। मैं बार बार आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, पर्सनल टाइम पे कॉल मत करिएगा, क्योंकि सबका अपना निजी समय होता है, पर्सनल होता है, थोड़ा समय का देख के कॉल करिएगा, आपका जवाब दिया जाएगा। दूसरी बात, अगर फोन ना उठ पाए तो नाराज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप सोचिए, देखिए कि मैं जिम्मेदारी सबके लिए, ये पब्लिक नंबर शेयर हो रहा है, मेरा पर्सनल नंबर और पब्लिकली शेयर है पूरा। इट मीन्स कि मेरे पास कम से 12-13 हजार लोग उस पे जुड़े हुए हैं, 12,000 प्लस एप्लीकेशन पे लोग एक्टिव हैं, वो सारी चीजें मुझे सबको मैनेज करना होता है। कम से कम 60, 70, 80 कॉल, एक दिन मेरे पास 124 कॉल आई थी, पागल हो गया था मैं, बिल्कुल सरदर्दी हो गई थी। लेकिन अच्छा लगता है कि चलो किसी का प्रॉब्लम मैं सॉर्ट आउट करके सो रहा हूँ, ठीक है। आप सबकी छोटी छोटी क्वेरी होती है, बात करते करते 10-10 मिनट चला जाता है। तो कभी अगर फोन ना उठ पाए तो नाराज होने की जरूरत नहीं है, इगोइस्टिक नहीं हूं मैं, बहुत डाउन टू द अर्थ हूं, आप सारी चीजें समझ जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। थोड़ा सा आप भी प्रैक्टिकली हुई समझने की कोशिश करिएगा। चलिए, सो आई थिंक देयर इज नो मोर क्वेश्चन, सो आई एम क्लोजिंग द सेशन। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास, सटीक पढ़ाइए, सही प्लेटफॉर्म से पढ़ाई करिए, खुश रहिए, सबसे बड़ी बात है खुश रहिए। टॉर्चर करके मत पढ़िए कि बहुत टाइट शेड्यूल बना दिया जी, पानी पीने जाएंगे नहीं, सूसू तक करने नहीं जाएंगे जी, भैया सब करना पड़ेगा, ठीक है। इतना टाइट शेड्यूल से कुछ नहीं होता है, बी रिलैक्स, ठीक है। अपने आप को टॉर्चर करके आप नहीं पढ़ सकते हैं बहुत देर तक। अगर आपको लंबे समय तक पढ़ना है तो थोड़ा बॉडी को रिलैक्स कर रखना पड़ेगा, इधर पे शांत रखना पड़ेगा इसको, अदरवाइज ये दिमाग चलेगा नहीं, फिर एग्जाम में फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसको ज्यादा टॉर्चर नहीं करना है, इतना टॉर्चर करना है कि जितना ये झेल जाए। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए।